Hello all of you. Now let us continue with the types of duties. तो लास्ट हमने देखा था safeguard duty. Next one which we are going to see is called as countervailing duty on subsidized goods. अब इसका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिया था, याद है कि फॉरेन की कोई गवर्नमेंट उनके एक्सपोर्टर्स को, यानी क्या होता है इसमें कि ये कोई फॉरेन गवर्नमेंट है, फॉर एग्जाम्पल यूएस गवर्नमेंट और कनाडा गवर्नमेंट और फ्रेंच गवर्नमेंट एज ए केस में भी, वो उनके देश के जो एक्सपोर्टर्स है उनको सब्सिडी दे रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि जब ये यहां से अपने गुड्स इंडिया एक्सपोर्ट करेंगे तो जो प्राइस इनका रहेगा वो एक्चुअल प्राइस नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, रिड्यूस प्राइस। सब्सिडी का मतलब है कैश बेनिफिट्स एक्सेट्रा। तो फॉरेन गवर्नमेंट ने उनके एक्सपोर्टर्स को, फॉर एग्जांपल के डेनमार्क सुना है आप लोगों ने, नीदरलैंड्स के नाम से भी उसको जाना जाता है। वहां का चीज बहुत फेमस है। चीज अपने यहां क्या है कि एक अमूल चीज आता है, सिंगल एक टाइप का चीज आता है। डेनमार्क में देयर आर 100 वेराइटीज ऑफ चीज, अलग अलग वेराइटीज है और सबका टेस्ट अलग है और सबकी जो स्टाइल है बनाने का वो सब अलग है। अब सोचो कि डेनमार्क से चीज हम इंपोर्ट करके इंडिया में ला रहे हैं, ठीक है, और जिस एक्सपोर्टर से हम इंडिया में ला रहे हैं उस एक्सपोर्टर को डेनिश गवर्नमेंट ने सब्सिडी देके रखी है। तो इस सब्सिडी की वजह से क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट प्राइस है वो नॉर्मल प्राइस जो होना चाहिए उससे कम हो जाता है। तो ये प्राइस जो है नॉर्मल प्राइस से कम होता है और जब इंडिया में आता है तो इंडिया के जो बेचारे चीज मैन्युफैक्चरर्स है, हाँ, उनके चेहरे से चीज हट जाएगा, दे विल बी सैड और दुखी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंपोर्टेड चीज इतने सस्ते में आ रहा है और अपना लोकल मैन्युफैक्चर्ड चीज महंगा है, तो ऑब्वियसली नोबडी विल बाय द लोकल चीज, एवरीवन विल बाय इंपोर्टेड चीज। तो लोकल प्रोडक्शन का डिमांड मार्केट में कम हो जाएगा, उसको नुकसान होना चालू होगा। अ सीरियस इंजरी विल बी कॉज्ड टू द लोकल इंडस्ट्री और इज थ्रेटेन्ड, या तो हो चुकी है या थ्रेटेन्ड। ये दो वर्ड हमने पहले भी पढ़े, सेम वर्ड यहां पे भी है। तो सीरियस इंजरी हो चुकी है या होने का डर है, तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है कि जो इंपोर्टेड चीज था, जो सब्सिडी लेकर के आ रहा था, उस पे नॉर्मल ड्यूटी वगैरह तो लगाएंगे, लेकिन उसके अलावा एक ड्यूटी लगाएंगे विच इज कॉल्ड एज काउंटरवेलिंग ड्यूटी फॉर सब्सिडी। तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी कितनी लगेगी? जितना सब्सिडी इधर दिया है, मान लो कि 100 रुपए का सब्सिडी है, तो अपन 100 रुपए का ड्यूटी चार्ज कर देंगे। तो ये करने से क्या होगा कि प्राइस वापस से वहीं पहुंच जाएगा, जो सब्सिडी के बिना होना चाहिए था वहां वापस आ जाएगा, एंड दैट विल बी टैक्सेबल। तो इस तरह से ये ड्यूटी है कॉल्ड एज काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड गुड्स। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है कि फॉरेन गवर्नमेंट यहां पर उनके एक्सपोर्टर्स को अगर सब्सिडी देगा तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगा, उसको रिकवर कर लेगा। इंपोर्ट के टाइम में ये सब्सिडी रिकवर हो जाएगी, तो उसको नाम क्या देंगे, काउंटरवेलिंग ड्यूटी। तो उसको लिख देते CVD फॉर सब्सिडी। तो ऑब्वियस है कितना ड्यूटी अपन लगाएंगे, जितना वो सब्सिडी देगा उतना ड्यूटी अपन यहां लगाएंगे, सिंपल है ना। अब ये भी ड्यूटी देखो, जैसे मैंने सेफगार्ड में बताया था आपको कि ये जनरल ड्यूटी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हर इंपोर्ट पे लगा देंगे, जो इंपोर्ट सब्सिडी लेकर के आ रहा है उसी पे लगाएंगे, हर किसी गुड्स पे नहीं। तो गवर्नमेंट इसमें नहीं कहेगा कि ऑल चीज इंपोर्टेड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड विल बी लायबल टू दिस ड्यूटी। नो नो नो, ओनली दैट चीज विच हैज कम फ्रॉम अ स्पेसिफिक कंट्री बाय अ स्पेसिफिक, यानी फ्रॉम अ स्पेसिफिक एक्सपोर्टर। यह भी तो हो सकता है कि डेनमार्क का जो गवर्नमेंट है उसने हर एक्सपोर्टर को सब्सिडी नहीं दिया है, एक आध दो को दिया है, बाकी को नहीं दिया, और इंपोर्ट सभी से हो रहा है,
तो फिर ये ड्यूटी किसके अगेंस्ट लगाएंगे? सभी पे लगा देंगे क्या? ऑल एक्सपोर्ट्स विच आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया फ्रॉम डेनमार्क? नो, सिर्फ वो दो लोग जिनको गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया था उधर और वो इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, उनके ऊपर लगेगा। तो ये बहुत ही पिन पॉइंट ड्यूटी है। जो गुड्स पे सब्सिडी मिल के आ रहा है सिर्फ उस पे लगेगा, बाकी गुड्स पे नहीं लगेगा। ठीक है, सो लेट्स सी द टेक्निकलिटीज ऑफ सेक्शन 9। तो सबसे पहले दिया उसमें सर्कमस्टांसेस ऑफ लीवी, हम क्यों लगाते हैं ये ड्यूटी। तो उसमें लिखा है कि वेर एनी कंट्री और टेरिटरी, अब यहां दो वर्ड आएंगे देखो, कंट्री और टेरिटरी। तो दोनों का मतलब क्या है? जो सब्सिडी देने वाला है वो या तो कंट्री देता है, कंट्री का मतलब कि जैसे मैंने एग्जांपल में लिया कि डेनमार्क गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क, जिसको अपन कंट्री कहेंगे, गिव सब्सिडी। कभी कभी टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब होता है स्टेट्स, जैसे यूएस में। तो यूएस में क्या है कि फेडरल सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट है जैसे अपने अभी है, लेकिन उनके स्टेट गवर्नमेंट्स जो है उनके पास बहुत सारे पावर्स है, लाइक फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स लगाने का और बाकी टैक्सेस लगाने का। ये सब पावर्स वहां लोकल जो स्टेट्स हैं उनके पास है, एंड नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट। अपने यहां क्या है कि इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, एक्साइज कस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, सर्विस टैक्स सेंट्रल लगाता है, लेकिन सेल्स टैक्स जिसको वैट अपन कहते हैं वो स्टेट लगाता है अपने इंडिया में। लेकिन फॉरेन में क्या है कि अलग अलग कंट्री के अलग अलग लॉज हो सकते हैं। तो फिर ये जो सब्सिडी देने का काम है ये भी एक स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है, जैसे इंडिया में भी होता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट कैन गिव सब्सिडी टू इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र, स्टेट गवर्नमेंट भी सब्सिडी देता है। तो वैसे अगर फॉरेन में भी हुआ तो उसको अपन टेरिटरी कहेंगे। तो इससे दोनों वर्ड यहां यूज है, वेर एनी कंट्री, कंट्री यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, और टेरिटरी, टेरिटोरियल गवर्नमेंट जो रहते हैं, पेज यानी कैश सब्सिडी होती है, बेस्टव्स यानी कि लॉ के अंदर उनको सब्सिडी दी गई है, कोई लॉ के अंदर बेनिफिट्स दिए गए तो बेस्टव्स वर्ड आता है। पेज यानी कैश पेमेंट वगैरह, एंड बेस्टव्स यानी एनी बेनिफिट विच आर गिवन बाय द लॉ इटसेल्फ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी सब्सिडी। तो कंट्री और टेरिटरी, कंट्री एज अ होल, टेरिटरी एज अ पार्ट, पेज और बेस्टव्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली यानी डायरेक्टली आपको सब्सिडी देंगे, इनडायरेक्ट वे में भी दिया जाता है सब्सिडी। फॉर एग्जांपल मॉनेटरी बेनिफिट्स गिवन इन अदर फॉर्म लाइक मशीन सब्सिडी, कि अगर आप एक एरिया में मशीन डालोगे एक्सपोर्ट करने के लिए, मशीनरी में इन्वेस्ट करोगे तो गवर्नमेंट आपको मशीनरी फ्री में देगा ताकि आप गुड्स बना के उसको एक्सपोर्ट कर सको सस्ते में। तो फॉरेन गवर्नमेंट जैसे इंडियन गवर्नमेंट अपने स्कीम है ना एसईजेड में बहुत सारे सब्सिडीज दिए हैं गवर्नमेंट ने अपने को, वैसे ही फॉरेन गवर्नमेंट भी उनके एक्सपोर्टर्स को इस तरह से सब्सिडीज दे सकते हैं, डायरेक्टली रिलेटिंग टू प्राइस और इनडायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, इन द फॉर्म ऑफ अदर बेनिफिट्स। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों कवर हो गए। एनी सब्सिडी अपॉन, सब्सिडी किसके ऊपर है देखो, अपॉन मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन देयरिन, कि अगर आप हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चर करोगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे। तो सब्सिडी कैन बी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्टेशन, यानी मैन्युफैक्चर करो वहां तक तो कोई सब्सिडी नहीं है, लेकिन आप एक्सपोर्ट करोगे तो सब्सिडी मिलेगी। इसको एक्सपोर्ट सब्सिडीज कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट सब्सिडीज। तो एक मैन्युफैक्चर सब्सिडी है, एक एक्सपोर्ट सब्सिडी है, और तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच आर्टिकल। ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी भी होती है, कैसे कि गवर्नमेंट कहेगा कि हम आपको फ्री में गुड्स ट्रांसपोर्ट करके देंगे, यानी जो इंटरनेशनल फ्रेट वगैरह लगना चाहिए वो आपको नहीं लगेगा, वो गवर्नमेंट बेयर कर लेगा। तो गवर्नमेंट के शिप चलते हैं, गवर्नमेंट का आपसे कि आप हमको गुड्स दे दो, हम इंडिया पहुंचा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो फ्रेट लगना चाहिए वो नहीं लगेगा, तो वो भी एक तरह का क्या हो गया, सब्सिडी हो गया। तो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी होता है। देन अपॉन देयर इंपोर्टेशन, जब ये गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होंगे इनटू इंडिया, वेदर द सेम इज इंपोर्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन और अदरवाइज। अब पहला पॉइंट देखो क्या है, वेदर द सेम इज इंपोर्टेड फ्रॉम द सेम कंट्री वेयर इट वाज प्रोड्यूस्ड। जैसे कि देखो
अब ये एग्जाम्पल से समझ में आएंगे। अपन क्या चालाकी करेंगे, देखो डेनमार्क की गवर्नमेंट ने अपने को सब्सिडी दिया ना चीज बनाने के लिए, कहां, डेनमार्क में। तो अपन डेनमार्क में चीज बना तो लेंगे, सब्सिडी भी ले लेंगे। फिर वहां से इंडिया अगर गुड्स लेके आए सीधा डेनमार्क से, तो इंडियन गवर्नमेंट कहेगा कि वील अप्लाई दिस काउंटरवेलिंग ड्यूटी, हम आपके गुड्स के ऊपर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा देंगे। तो मैंने कहा अच्छा, डेनमार्क से अगर अपन लाएंगे तो ड्यूटी लगने वाली है, तो एक काम करते हैं, अपन डेनमार्क से सीधा इंडिया लेके नहीं आते ना। व्हाट विल डू इज विल टेक द गुड्स फ्रॉम डेनमार्क टू नॉर्वे, नॉर्वे लेके जाएंगे, नॉर्वे से उसको हेलसिंकी लेके जाएंगे, अच्छा हेलसिंकी तो सॉरी नॉर्वे में ही है, स्विट्जरलैंड लेके जाएंगे, स्विट्जरलैंड से उसको लंदन लेके जाएंगे ने ब्रिटेन, और वहां से इंडिया लेकर आएंगे। और फिर क्या बोलेंगे कि ये तो लंदन से आ रहा है, और यहां गवर्नमेंट ने सब्सिडी लगा के रखी है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा के रखी है। तो उसमें क्या लिखा है कि इफ चीज मेड इन डेनमार्क कम्स इन टू इंडिया फ्रॉम डेनमार्क, तो उसको पकड़ो, उस पे ऊपर ड्यूटी लगाओ। तो हमने कहा कि हम वहां से लाई नहीं रहे, ये तो लंदन से आ रहा है, ये तो लंदन से आ रहा है, इस पे कहां से ड्यूटी लगेगी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये तो नाइंसाफी है, ये तो तुम उधर से उधर लेके जाओगे और फिर वहां से लेके आओगे। जैसे घर में कपूर खानदान में कहा गया है कि खन्ना खानदान का कोई आदमी यहां नहीं आना चाहिए, यानी उस घर से कोई आदमी यहां नहीं आएगा। अब खन्ना की बेटी है, कपूर का बेटा है, इश्क हो गया है दोनों में, तो यहां तो कानून है कि खन्ना की बेटी इधर नहीं आ सकती। तभी क्या करने का कि खन्ना की बेटी को कहने का कि राजू से शादी कर ले पहले, तो उसका नाम बदल जाएगा, राजू श्रीवास्तव हो जाएगा, मिसेस श्रीवास्तव, अपना दोस्त ही है, तो उसको बोलेंगे देख तू नाम के लिए शादी कर सिर्फ। फिर डाइवोर्स, अगले दिन डाइवोर्स, लेकिन अब उसका नाम तो श्रीवास्तव हो गया है, लड़की का नाम तो श्रीवास्तव हो गया है ना, डाइवोर्स हो गया तो क्या हुआ, फिर उसकी शादी कपूर का बच्चा जो है वो करेगा। तो पापा कहेंगे ये क्या किया, खन्ना की बेटी इधर कैसे आई, बोलता नहीं नहीं पापा ये खन्ना की बेटी नहीं, ये तो श्रीवास्तव की बेटी है, उसका नाम देखो श्रीवास्तव। तो इस तरह से आप लॉजिक लगाओगे, कानून को वायलेट करने की कोशिश करोगे, तो गवर्नमेंट मानेगा क्या, नहीं। इसलिए उन्होंने लिखा है, देखो इसलिए लिखा है कि वेदर द सेम इज इंपोर्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन, जहां सब्सिडी मिला है डेनमार्क, और अदरवाइज। तो और अदरवाइज का मतलब क्या हुआ कि आप डेनमार्क में बना हुआ गुड्स कहीं भी ले जाओ दुनिया में और कहीं से भी लाओ, उसको हम काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाएंगे। यानी कि पहले पॉइंट का कहने का मतलब क्या है कि इंपोर्टेशन सेम कंट्री से भी हो सकता है जहां उसका मैन्युफैक्चर हुआ, या कहीं और से भी हो सकता है। समझ में आए, गुड। फिर एक दूसरी बात, अभी अपन ने कहा चलो चीज लाएंगे तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगने वाली है, डेनमार्क से लाओ तो भी, और डेनमार्क से दूसरे कंट्री ले गए वहां से लाए तो भी। तो इसका नेचर बदल के लाना पड़ेगा, चीज नहीं लगना चाहिए। तो क्या करेंगे कि डेनमार्क से चीज उठाएंगे, उसको लेके जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में जाकर हम बनाएंगे कुकीज। खाया आपने कुकीज, ऑस्ट्रेलियन कुकीज बहुत फेमस है, कुकीज, बटर कुकीज, चीज कुकीज आते हैं ना, वो बनाएंगे, और वो कुकीज इंडिया इंपोर्ट करके लाएंगे। वैसे भी चीज लाकर कुकीज ही बना रहे थे इंडिया में, तो एक काम करो कुकीज बाहर बनाओ और इंडिया में ले जाओ। अब हुआ क्या कि जो चीज था डेनमार्क में बना था ओरिजिनल, वो होना चाहिए था 2000 रुपए का, लेकिन उस पर 1000 रुपए गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया, तो अब उसका कॉस्ट 1000 रुपए बचा। वो 1000 रुपए का चीज हम लेके गए ऑस्ट्रेलिया, वहां उससे क्या बनाए, कुकीज, कुकीज बना के 3000 में लेके आए इंडिया। अब कुकीज आ रही है, चीज आई नहीं रहा, कुकीज आ रही है, लेकिन आप हिसाब लगाओ, यू आर गुड एट कॉस्टिंग, है ना, यू आर ऑल मास्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग। तो हिसाब लगाओ तो क्या हुआ कि रॉ मटेरियल जो था चीज, उसका कॉस्ट कम हो गया है ना। अब रॉ मटेरियल का कॉस्ट अगर 1000 रुपए से कम हो गया है, तो फिनिश गुड्स जो है उसका भी प्राइस 1000 रुपए से कम होगा, ऑब्वियस है। जो चीज, जो रॉ मटेरियल 2000 का था वो भी 1000 हो गया ना। तो अपन जो 3000 रुपए में कुकीज लेके आ रहे, वो एक्चुअल में 4000 में आनी चाहिए थी, लेकिन आ कितने में रही है, 3000।
क्योंकि रॉ मटेरियल पे सब्सिडी मिला हुआ है। अच्छा, फिर इंडियन गवर्नमेंट कहेगा कि लाओ देखो चीज आ रहा है क्या? अपन ने कहा नहीं, चीज नहीं है, कुकीज है, आने दो, कुकीज है, आने दो। तो गवर्नमेंट ने देखा कि ये लफड़ा हो गया है, हमने चीज पे ड्यूटी लगा के रखी है और ये लोग चीज इंपोर्ट नहीं कर रहे, चीज से कुकीज बनाकर फिर उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, अब क्या करें? तो उन्होंने क्लॉज 2 बनाया, उसको भी पकड़ने की कोशिश की। तो क्लॉज 2 बना है, क्या लिखा है उसके अंदर देखो, वेदर इट इज इंपोर्टेड इन द सेम कंडीशन, यानी चीज एज चीज, सेम कंडीशन एज व्हेन एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन। तो डेनमार्क से जो एक्सपोर्ट हुआ था, तो क्या एक्सपोर्ट हुआ था? चीज एक्सपोर्ट हुआ था। और हैज बीन चेंज्ड इन कंडीशन, यानी कुकीज बनाकर अपन लाए। तो यहां तो चीज था जब डेनमार्क से एक्सपोर्ट हुआ, अब अपन ने उससे कुकीज बना लिए हैं बाय मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन और अदरवाइज। तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन करके कुकीज बना दिए और अब कुकीज को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने लिखा है कि ये सब सिचुएशंस के अंदर, ये सारे सिचुएशंस के अंदर, इन ऑल दीज केसेस द गवर्नमेंट हैज द राइट टू इंपोज काउंटरवेलिंग ड्यूटी। ये हर एक केस में हम काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा सकते हैं। तो वो लिखा है कि वेयर द कंट्री, ये सर्कमस्टेंस भी है, फिर से पढ़ो अब देखो, वेयर द कंट्री और टेरिटरी, सब्सिडी दे कौन रहा है? एनी कंट्री और टेरिटरी। कंट्री यानी उनका सेंट्रल गवर्नमेंट, टेरिटरी यानी कि कोई स्टेट गवर्नमेंट वगैरह। पेज और बेस्टर्व्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी सब्सिडी, कोई भी तरह का एक सब्सिडी दिया है, किसके ऊपर? मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन के ऊपर, या एक्सपोर्टेशन के ऊपर, या ट्रांसपोर्ट के ऊपर। ये 3 वर्ड एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, शॉर्ट नोट आया तो। अगर ये टेक्निकल वर्ड्स है, ये नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन, एक्सपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट, 3 वर्ड इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो अगर ऐसा है तो अपन सब्सिडी अपन काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाएंगे। ठीक है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी कौन कौन से गुड्स पे लगाएंगे? तो वही गुड्स इंपोर्ट हुआ फ्रॉम द सेम कंट्री, या टेकन टू सम अदर कंट्री एंड देन इंपोर्टेड फ्रॉम दैट कंट्री, और चेंज्ड इन फॉर्म एंड देन इंपोर्टेड। चेंज करके भी अगर हमने इंपोर्ट किया, उसका फॉर्म बदल दिया और फिर इंपोर्ट किया, तो भी ये ड्यूटी लगेगा। आया समझ में? वेरी गुड। तो ये उसका पूरा लॉजिक है। तो सेम कंडीशन में लाओगे तो भी लगेगा, कंडीशन को चेंज करके लाओगे बाय वे ऑफ मैन्युफैक्चर तो भी लगेगा। और तो अपन क्या देखेंगे? अपन ये देखेंगे कि ठीक है आप कुकीज लेके आ रहे, लेकिन ये कुकीज में चीज कहां से आया? चीज है क्या? पहले तो हाँ है। कहां से आया? डेनमार्क से आया। डेनमार्क गवर्नमेंट ने उस पर सब्सिडी दिया था क्या? यस। तो लगा दो, काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा देंगे। फिर लिखा है कि अमाउंट ऑफ ड्यूटी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इंपोज अ काउंटरवेलिंग ड्यूटी नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ सब्सिडी। सिंपल, ड्यूटी कितनी रहेगी? ड्यूटी कैन बी लेस और इक्वल टू सब्सिडी। ड्यूटी कभी भी सब्सिडी से ज्यादा नहीं हो सकती। इट कैन बी इक्वल टू और इट कैन बी लेस, बट कैन नॉट बी मोर। नॉर्मली तो इक्वल ही रहेगा, लेकिन कभी कभी लेस भी हो सकता है। फिर एक पॉइंट दिया है, सब्सिडीज विच कैन और कैन नॉट बी काउंटरवेल्ड। यानी कुछ सब्सिडीज ऐसी है जो ऊपर में दिए थे जो हम काउंटरवेल करेंगे, और कुछ सब्सिडी ऐसी है जिसको हम काउंटरवेल नहीं करेंगे। यानी हमें मालूम है कि सब्सिडी है, हमें मालूम है कि गुड्स का प्राइस कम होके आ रहा है, फिर भी हम आके बंद कर लेंगे, गुड्स को आने देंगे, उस पे काउंटरवेलिंग ड्यूटी इंपोज नहीं करेंगे। तो वो कौन से केसेस है? लेट्स सी। तो देखो वहां लिखा है, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब्सिडीज कैन बी काउंटरवेल्ड। तो पहले 3 दिए हैं जो काउंटरवेल हो सकते हैं। नंबर 1, रिलेटेड टू एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, यानी सब्सिडी का रिलेशन एक्सपोर्ट से होना चाहिए। एक्सपोर्ट से होना चाहिए कि आप एक्सपोर्ट करोगे तो सब्सिडी। और सब्सिडी रिलेटेड टू यूज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स ओवर इंपोर्टेड गुड्स इन द एक्सपोर्ट आर्टिकल। यानी ये कैसा है? देखो, पहला तो है कि एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, उसका एग्जांपल सिंपल है, जैसे कि एनीथिंग यू कैन टेक, अ कार मैन्युफैक्चरर,
in US gets a subsidy from US government to export cars to India. ठीक है, यूएस गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडी दिया है साफ ये कहकर कि अगर आप ये कार इंडिया एक्सपोर्ट करोगे तो हम आपको ये सब्सिडी देंगे। यानी वो कार मैन्युफैक्चरर यूएस में कार्स बनाता है, बनाने के बाद कुछ कार्स तो यूएस के अंदर ही बेचेगा, तो जो कार वो यूएस के अंदर बेचेगा उस पर सब्सिडी नहीं है, डोमेस्टिक सेल पे सब्सिडी नहीं, लेकिन एक्सपोर्ट करोगे तो हम सब्सिडी देंगे। तो इसको कहते हैं एक्सपोर्ट रिलेटेड सब्सिडी, तो वो तो हम काउंटरवेल कर सकते हैं। दूसरा है यूज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, यूज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स ओवर इंपोर्टेड गुड्स, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कि इंडिया में कॉटन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है ना, और कॉटन एक्सपोर्ट भी होता है। कॉटन एक्सपोर्ट कहां होता है, टू मे बी हांगकांग, अच्छा बैंकॉक की बात करें तो बैंकॉक जा रहा है, बैंकॉक में वहां से जीन्स बनते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स बनते हैं कॉटन से, और गारमेंट्स फिर इंडिया इंपोर्ट होते हैं। तो बैंकॉक की गवर्नमेंट ने, यानी थाईलैंड की गवर्नमेंट ने उनके मैन्युफैक्चरर्स से कहा कि अगर आप लोकल कॉटन यूज करोगे इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स तो हम आपको सब्सिडी देंगे, ऐसा हुआ। तो वहां के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स थे रेडीमेड गारमेंट्स के, उन्होंने क्या किया कि इंडिया से कॉटन इंपोर्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि अगर वो इंडिया से कॉटन लाएंगे तो फुल प्राइस पाएंगे, और लोकली जो कॉटन अवेलेबल है उसको सोर्स करेंगे तो उनको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है, समझ में आ रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे कि लोकली सोर्स्ड कॉटन यूज करेंगे जो सस्ते में मिलेगा उनको बिकॉज ऑफ सब्सिडी, फिर उससे बनाएंगे गारमेंट्स और वो इंडिया एक्सपोर्ट करेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगा कि तुमने, यानी बैंकॉक गवर्नमेंट को बोलेगा थाईलैंड गवर्नमेंट को कि तुमने तुम्हारे मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी दी इसलिए कि वो लोकली सोर्स्ड रॉ मटेरियल यूज करे, तो इससे अपने को नुकसान हो रहा है ना, इंडिया से जो एक्सपोर्ट होना चाहिए वो नहीं हो रहा, इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो जाता है कॉटन का। तो जब ये रेडीमेड गारमेंट्स इंडिया आएंगे थाईलैंड से तो इंडियन गवर्नमेंट लगाएगा उसके ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटी इक्वल टू दैट सब्सिडी, ठीक है, जितनी सब्सिडी वहां मिली थी उतना अपन यहां लगा देंगे काउंटर वेलिंग ड्यूटी, राइट। तो वो केस हुआ यूज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स ओवर इंपोर्टेड गुड्स इन एक्सपोर्ट आर्टिकल, यानी गुड्स को अंडरलाइन करके लिख दो रॉ मटेरियल, डोमेस्टिक रॉ मटेरियल ओवर इंपोर्टेड रॉ मटेरियल। तीसरा है सब्सिडी इज गिवन ओनली टू लिमिटेड पर्सन्स एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट ऑफ द आर्टिकल। अब ये क्या है, देखो ये जैसे अपने यहाँ एसईजेड स्कीम है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, तो वैसे ही फॉरेन में भी होते हैं, जोन्स होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं। वैसे अपन ने तो ये सेज जो है ना अपने यहाँ जो है वो चुराया हुआ है चाइना से। चाइना ने कई साल पहले सेज लॉन्च किए थे और उनका जो डेवलपमेंट हुआ शंघाई एंड ऑल, वो सारे रीजन्स का, उसको देखते हुए फिर अपनी गवर्नमेंट ने वहां से स्कीम को चुराई और यहां लगाई। अच्छा चलो वो जाने दो। नाउ द पॉइंट वाज कि फॉरेन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कुछ एरिया डिफाइन किए उनके कंट्री में, यानी इसका लॉजिक देखो पूरा समझ में आएगा। एरिया डिफाइन किया है, कॉलिंग इट एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और कहा है कि इसके अंदर जो लोग मैन्युफैक्चर करेंगे गुड्स उनको हम सब्सिडी देंगे। हा? अब ये एग्जांपल बाजू रख दो, एक दूसरा फंडामेंटल पॉइंट समझो। एक पहले नेगेटिव पॉइंट समझाता हूं कि एक गवर्नमेंट है यूएस का जो हर एक मैन्युफैक्चरर एक पर्टिकुलर गुड्स के सारे मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी देकर रखी है, चाहे वो अपने फिनिश गुड्स लोकली बेचे यूएस के अंदर या उसको एक्सपोर्ट करे, हर जगह पे सब्सिडी है। यानी उनको ऐसी सब्सिडी देके रखा है कि आप मैन्युफैक्चर करो ये गुड्स, आपको सब्सिडी है, फिर चाहे आप उसको लोकली बेचो या आप उसको इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करो, इन बोथ केसेस यू आर एंटाइटल्ड फॉर द सब्सिडी। अगर ऐसा केस है और वो गुड्स फिर इंडिया भी आया, वो गुड्स वहां से थोड़ा बहुत इंडिया भी आया एक्सपोर्ट होकर के, तो वहां पर इंडियन गवर्नमेंट
क्या ये काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा सकता है? ये सवाल पैदा हुआ। तो क्या होगा, लगा सकता है? तो आंसर है नो, क्योंकि वो एक्सपोर्ट रिलेटेड सब्सिडी है क्या? नहीं। एक्सपोर्ट रिलेटेड सब्सिडी कब होती है? जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, जहां पे सब्सिडी एक्सपोर्ट से कनेक्टेड हो, यानी कि अगर हम वहां पे लोगों को कहे कि देखो आप एक्सपोर्ट करोगे तो सब्सिडी मिलेगी, लोकली बेचोगे तो नहीं मिलेगी, तो दैट मींस दैट इट इज एक्सपोर्ट सब्सिडी, उसको तो हम काउंटरवेल कर लेंगे। लेकिन ये एग्जांपल में क्या हुआ कि सभी को सब्सिडी मिला, चाहे वो लोकली यूएस के अंदर बेचे या एक्सपोर्ट करे। तो फिर आया प्रॉब्लम कि इंडियन गवर्नमेंट उसको काउंटरवेल कर सकता है या नहीं? तो आंसर है नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज नॉट एक्सपोर्ट सब्सिडी। तो ऐसे अगर अपन नहीं कर सके तो फिर यूएस गवर्नमेंट एक प्लानिंग करेगा। वो क्या कहेगा कि हम ये सब्सिडी देंगे और ये एक्सपोर्टर्स को ही देंगे, लेकिन ऐसा कहीं कहेंगे नहीं, विल नॉट से दैट दिस इज एक्सपोर्ट सब्सिडी, लेकिन है एक्सपोर्ट लेकिन कहेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक स्कीम बनाई, SEZ स्कीम में एक एरिया डिफाइन किया और कहा कि जो भी मैन्युफैक्चरर इस एरिया में मैन्युफैक्चरिंग करेगा उसको हम सब्सिडी देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि देखो ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, हमने कहा कि जो भी इस एरिया में मैन्युफैक्चर करेगा उसको हम सब्सिडी देंगे, जो इस एरिया के बाहर करेगा उसको नहीं देंगे, लेकिन जो इस एरिया में करेगा उसको देंगे। अब ऐसा क्यों, कोई बता सकता है ऐसा क्यों कहा? हमारे यहां जैसे SEZ के अंदर सब्सिडीज है ना, तो क्यों है? क्योंकि उसमें एक राइडर है, एक कंडीशन है कि ये एरिया में जितने लोग मैन्युफैक्चर करेंगे वो सब अपने गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे, ये सब एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर लोकल में बेचेंगे तो फिर ये और जो बाहर वाला है उसमें तो कंपटीशन हो जाएगा ना। बाहर वाला वही प्रोडक्ट बना के बेच रहा है और SEZ के एरिया वाला भी बेच रहा है और दोनों लोकली मार्केट में बेच रहे हैं, जबकि इसको सब्सिडी है इसको नहीं है, तो वो तो कॉम्पिटिंग करेंगे और कंपटीशन करेंगे तो बाहर वाला तो कर ही नहीं पाएंगे ना, बिकॉज हिज गुड्स विल बी कॉस्टलियर। तो गवर्नमेंट इसमें कंडीशन लगाता है, गवर्नमेंट कहता है देखो जो लोग बाहर में हैं उनको नहीं देंगे, जो लोग अंदर में है स्पेशल एरिया के उनको हम सब्सिडी देंगे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी देंगे। अच्छा, ऐसा कहीं नहीं कहा कि एक्सपोर्ट करना है, लेकिन उनके जो लाइसेंसिंग है, जो एरिया में आप डालोगे इंडस्ट्री, उसके अंदर ही एक कंडीशन डाल दिया दैट यू हैव टू एक्सपोर्ट योर गुड्स। तुम इंडिया में नहीं बेच सकते, तुमको सारा गुड्स एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जब भी कोई एक गवर्नमेंट अपने देश के लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी देगा तो उसका मतलब ही ये होगा कि उनके ऊपर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के बिना आप ऐसा कर ही नहीं सकते। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक को दो एक को ना दो, ऐसा पॉसिबल ही कैसे होगा? तो जरूर जिसको सब्सिडी दिया उसके ऊपर आपने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन लगाया ही होगा कि वो एक्सपोर्ट करे। सो इनडायरेक्टली इट इज कनेक्टेड टू एक्सपोर्ट। आया समझ? तो इसलिए फिर यहां लिखा कि अगर ये सब्सिडी लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स को अवेलेबल है और वो मैन्युफैक्चरर फिर वो गुड्स इंडिया एक्सपोर्ट करेगा तो हम उसको काउंटरवेल करेंगे। वी कैन काउंटरवेल दैट ड्यूटी, यानी कि दैट सब्सिडी। आया समझ में? तो इस तरह से तीन है, एक जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड है, सीधा सीधा सब्सिडी में लिखा ही है कि एक्सपोर्ट किया सब्सिडी लो। दूसरा है फॉर यूज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स ओवर इंपोर्टेड गुड्स। तीसरा है टू लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन्स, एनी सब्सिडी विच इज गिवन टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल इन दैट कंट्री। राइट, तीन चीज। अब तीन चीज नीचे दी है, ये सब एग्जाम में लिखना पड़ेगा एग्जैक्ट वर्ड्स। However, countervailing duty shall not be imposed in the following cases. तो नीचे जो केसेस दिए हैं यहां पे अपन इंपोज नहीं कर सकते। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी उल्टा क्वेश्चन आता है और 2-3 मार्क का क्वेश्चन आया तो इसमें से कोई भी एक पॉइंट पे पूछेगा। इट विल नॉट बी अ होल शॉर्ट नोट ऑन सब्सिडाइज गुड्स, ऐसे नहीं, एक एक पॉइंट पे पूछेगा। जैसे ये पॉइंट पे 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, इन विच केसेस
countervailing duty cannot be imposed on subsidized importation of goods. तो अपन ये लिखेंगे. तो कौन से है देखो, 3 है. नंबर 1, any subsidy which is related to research activity. तो पहला है रिसर्च बेस्ड सब्सिडी, जिसको अपन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब्सिडी भी कहते हैं. इंडियन गवर्नमेंट भी अपने इंडस्ट्रीज को इंडिया में बहुत सारे ऐसे सब्सिडीज देता है फॉर डूइंग रिसर्च, क्योंकि गवर्नमेंट्स को मालूम है कि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. रिसर्च से नए नए प्रोडक्ट डेवलप होंगे, रिसर्च से बहुत फायदा होता है, रिसर्च से नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड होता है. और जो रिसर्च करता है उसको पेटेंट मिलता है, और पेटेंट जिसके पास होंगे वो कल दुनिया पे राज करेगा. यस, पहले जमाने में वॉर होते थे, टेरिटोरियल कैप्चरिंग होता था कि हमारे पास ये टेरिटरी, हमारी टेरिटरी. अभी भी देखो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इंडिया और कश्मीर लड़ाई कर रहे हैं. अरे ये सब बेकार की लड़ाई है. पॉलिटिशियंस क्या है कि अरे बिल्कुल बेकार लोग हैं, इनको समझता ही नहीं. टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो. आज की तारीख में जो कंट्री के पास मैक्सिमम पेटेंट्स होंगे उनके लोगों के पास, वो कल दुनिया में राज करेंगे. अभी देखो इंडिया में क्या हो रहा है, इतने कार जो अपन खरीदते हैं, लाखों की तादाद में कार बिकती है इंडिया में, उसकी रॉयल्टी सब फॉरेन जाती है. होंडा, हायुंडई, सुजुकी, वॉक्सवैगन, सब फॉरेन कंपनी है ना, उनका टेक्नोलॉजी अपन इंडिया में यूज कर रहे हैं, तो पूरा रॉयल्टी तो बाहर जा रहा है. lakhs and crores of rupees is going out of the country. मेडिसिन, कितने मेडिसिन इंडियन मेड है एक्सेप्ट फॉर रामदेव बाबाज आयुर्वेदा, बाकी सब तो फॉरेन के है, फॉरेन मेडिसिन, और उसकी रॉयल्टी बाहर जाती है. उसके अलावा हर चीज ले लो ना आप, कुछ भी ले लो, ये कंप्यूटर्स जो अपन यूज कर रहे हैं सब रॉयल्टी बाहर जा रही. सोनी, सैमसंग, सब रॉयल्टी बाहर जा रही, बिकॉज देयर टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड इन इंडिया, है ना. तो जब तक हम इंडिया में रिसर्च नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करेंगे, तब तक दुनिया पे राज नहीं कर सकते. वी कैन नॉट कंट्रोल द फॉरेन मार्केट्स, वी आर कंट्रोल्ड बाय फॉरेन प्लेयर्स. तो इसलिए हर देश ये चाहता है कि उनके मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करें, और वो रिसर्च करने के लिए उनको सब्सिडी दी जाती है. तो अपन भी देते हैं, अपने गवर्नमेंट भी देता है, फॉरेन गवर्नमेंट भी देगा. तो वो सब्सिडी को अपन काउंटरवेल करेंगे क्या? तो आंसर है नो, उसको हम काउंटरवेल नहीं करेंगे. ये इंटरनेशनल कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है. तो WTO एग्रीमेंट में लिखा है कि रिसर्च सब्सिडीज विल नॉट बी काउंटरवेल बाय एनी ऑफ द कंट्रीज. तो वो एक पॉइंट. दूसरा पॉइंट है असिस्टेंस टू डिसएडवांटेज्ड रीजन्स विद इन द टेरिटरी ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री. तो डिसएडवांटेज रीजन्स यानी बैकवर्ड एरियाज, जो इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरियाज होते हैं ना, जैसे अपने अभी है बहुत सारे बैकवर्ड एरियाज है, तो वैसे ही फॉरेन में भी बैकवर्ड एरियाज होंगे. लाइक फॉर एग्जांपल के कोई भी एक ले लिया अपन ने साउथ अफ्रीका. तो साउथ अफ्रीका में कुछ रीजन्स ऐसे हैं ना जो बहुत ही बैकवर्ड है, जहां पे नेटिव लोग रहते हैं, एंड दे आर वेरी बैकवर्ड पीपल. तो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने वो बैकवर्ड एरिया में जो इंडस्ट्री लगाएगा उसको सब्सिडी दिया है, कैपिटल सब्सिडी या रेवेन्यू सब्सिडी एज ए केस में भी उसको दिया है. अब वहां पे एक बेचारा आदमी है जिसने इंडस्ट्री डाला, उसने वहां गुड्स मैन्युफैक्चर किए और गुड्स मैन्युफैक्चर करके इंडिया एक्सपोर्ट की. अब वो गुड्स इंडिया में आए, गुड्स इंडिया में आए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम इस पे लगाएंगे सब्सिडाइज ड्यूटी यानी काउंटरवेलिंग ड्यूटी, क्योंकि ये सब्सिडी के साथ आ रहा है. तो वहां के जो गरीब लोगों को बढ़ावा देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी. तो क्या अपन इतने बेकार लोग हैं क्या कि अपन उन गरीबों का गला दबा देंगे सब्सिडी को काउंटरवेल करके? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे. और इंडियन तो फेमस है गरीबों की मदद करने में. तो जैसे अपन अपने यहाँ के गरीबों की मदद करते हैं बाय गिविंग सब्सिडी टू लोकल बैकवर्ड रीजन्स, तो वहां के लोगों को भी अगर ऐसी सब्सिडी मिली है तो हम वो गुड्स पे काउंटरवेल नहीं करेंगे, आने देंगे. हमारे गरीब, उनके गरीब, भाई भाई. तो एक गरीबों के बेनिफिट के लिए डिसएडवांटेज्ड रीजन्स, बैकवर्ड एरियाज. थर्ड है assistance to promote adaptation of existing facilities
to new environmental requirements. Environmental laws आजकल बहुत उसमें चल रहे है ना. You have seen lot of global warming. अभी देखो इस साल तो ठंडी नहीं पड़ रही, दिसंबर आ चुका है और ठंडी का नामो निशान नहीं है. There is no cold this time, except if you are living in northern regions of Himalaya and little bit यानी कि nearby to Himalayas. दिल्ली वगैरह में ठंडी पड़ रही है मैंने सुना, लेकिन हमारे यहाँ तो गर्मी गर्मी है. तो सवाल यह है कि ये सब जो एनवायरमेंटल लॉज आजकल बन रहे हैं, तो उसमें पुरानी टेक्नोलॉजी को चेंज करनी रहती है. जैसे कार में नॉर्म्स है आजकल, यूरो 4 यूरो 5 आ गया है. अभी एमिशन नॉर्म्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं होना चाहिए बिकॉज इट कॉजेस पोल्यूशन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो ये सब जो एनवायरमेंटल लॉज है उसको कंप्लाई करने के लिए इंडस्ट्री को पैसे चाहिए रहते है ना. जैसे अभी फ्रांस में चल रहा है, शुरू हुआ है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर. पूरे देश के कितने देश के लोग आए, करीबन 150 देश के जो चीफ्स है, प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स, दे हैव कम एंड दे आर नेगोशिएटिंग ऑन एनवायरमेंटल लॉज. तो उसके अंदर भी उन्होंने $100 बिलियन देने का वादा किया है. डेवलप्ड नेशंस विल गिव $100 बिलियन टू द इंडस्ट्री ऑफ डेवलपिंग नेशंस टू चेंज देयर टेक्नोलॉजी. खैर ये तो पैसा बाहर से आएगा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट भी काफी देता है सब्सिडीज फॉर चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी. पुराने मशीन हटाओ, नए मशीन लगाओ, न्यू टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी निकालो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस वगैरह कम हो. तो वो जो रिलेटेड सब्सिडी है उसको फॉरेन गवर्नमेंट काउंटरवेल नहीं करेगा. तो यूएस की गवर्नमेंट ने यूएस के जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको अगर सब्सिडी दी फॉर चेंजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, तो फिर अपन इंडियन गवर्नमेंट वहां से जब ये गुड्स इंडिया आएगा तो हम उसको काउंटरवेल नहीं करेंगे. तो इस तरह से 3 एक्सेप्शंस जिसमें हम काउंटरवेलिंग नहीं करेंगे. एक रिसर्च बेस्ड सब्सिडीज, दूसरा है गरीब रीजन्स का सब्सिडी, और तीसरा है एनवायरमेंटल लॉज. ठीक है, वेरी गुड. फिर उसमें कैसे लगाएंगे तो वो दिया है प्रोविजनल ड्यूटी. सिंपल पॉइंट है, जब गवर्नमेंट को खबर लगती है कि फॉरेन से कोई गुड्स आ रहा है और बहुत सस्ते में आ रहा है तो उसमें सब्सिडी हो सकती है. पहले से अपने को तो नहीं मालूम होगा ना कि सब्सिडी है ही कि नहीं है कि क्या है, वी डोंट नो. लेकिन किसी ने कंप्लेन किया गवर्नमेंट को कि फलाना गुड्स आ रहा है और उसमें सब्सिडी है. तो अपन क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगा कि उस वक्त एक ड्यूटी लगा देगा ऑन प्रोविजनल बेसिस. तो प्रोविजनल का मतलब है कि प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन पे ये ड्यूटी लगाई जाती है. तो गुड्स आएगा, प्राइमा फेसी देखेंगे ऑन द फेस ऑफ इट विदाउट गोइंग इनटू द डेप्थ, विदाउट इंक्वायरी. प्राइमा फेसी कि भाई कितना सब्सिडी हो सकता है, तो पता लगा कि भाई 50-100 रुपए तो हो ही सकता है. तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 100 रुपए ड्यूटी लगा दिया, लेकिन उसको क्या बोलेंगे अभी, प्रोविजनल. फिर साथ साथ में एक इन्वेस्टिगेशन टीम भेजेगा, जाओ डेनमार्क देख कर आओ कितनी सब्सिडी होती है. तो अपने जाएंगे गैंग, आई मीन टू से द पीपल, और वहां जाके इन्वेस्टिगेशन करके लाएंगे और फिर गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे कि भाई 40 रुपए की सब्सिडी है. फिर गवर्नमेंट वो रेट को फाइनलाइज करता है. तो मान लो कि 1 अगस्त को हमने प्रोविजनल लगा दिया, तो अगस्त से फिर जितना भी इंपोर्ट होगा उस कंट्री से, वो वाला गुड्स वो वाले लोगों से जो सब्सिडी दे रहे हैं, तो वहां से अपन लगाना चालू कर देंगे. तो 100 रुपए लगा रहे. फिर अगस्त में चालू हो गया, अक्टूबर 10 को रिपोर्ट आया, फिर गवर्नमेंट ने उसको फाइनलाइज किया कि द रेट ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी विल बी 40 रुपीज पर किलोग्राम इंपोर्टेड इनटू इंडिया, या 40 रुपीज पर यूनिट, जो भी. तो फिर क्या होगा कि जिन लोगों ने इतने समय में अगस्त से लेकर अक्टूबर तक कितना भरा, उन्होंने 100 रुपए भर के रखा है, तो उनको 60 रुपए 60 रुपीज रिफंड कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने 100 रुपए भरा और गवर्नमेंट ने रेट कितना फाइनलाइज किया, 40 रुपए. तो फाइनल रेट पूरे इन्वेस्टिगेशन होने के बाद आता है, जिसमें असली जो सब्सिडी थी वो पता लग जाती है, फिर अपन रेट फाइनलाइज करते हैं. तो 40 हुआ, तो जिन्होंने 100 रुपए भर दिया था उनको 60 रुपीज रिफंड कर दिया जाएगा. और अगर बढ़ गई
मान लो कि रिसर्च पूरा हुआ, इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 130 रुपए की सब्सिडी है, तो गवर्नमेंट फाइनल रेट 130 डिक्लेयर करेगा। लेकिन ये फाइनल रेट कब डिक्लेयर हुआ? 10 अक्टूबर को। तो 10 अक्टूबर के बाद जितना भी इंपोर्ट होगा उस पे 130 रुपए लगेगा। लेकिन अगस्त, सितंबर एंड 10 डेज ऑफ अक्टूबर में जिन लोगों ने इंपोर्ट किया और उन्होंने तो 100 रुपए ही भरा है, तो क्या उनसे 30 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे अपन? क्या उनके ऊपर रिवाइज होगा? तो रिवीजन में जो एक्स्ट्रा आ रहा है क्या एक्स्ट्रा लेंगे उनसे? तो आंसर है नो, उनसे नहीं लेंगे। देखो क्या लिखा है, आप पढ़ो अच्छे से। उसमें लिखा है इफ द अमाउंट ऑफ सब्सिडी कैनॉट बी असर्टेन, यानी ओरिजिनली जब ये कंप्लेन गवर्नमेंट के पास आई कि सब्सिडी है, तो उस वक्त टोटल अमाउंट असर्टेनेबल नहीं था। प्राइमा फेसी मालूम था कि इतना इतना हो सकता है, लेकिन इतना ही है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। प्रोविजनल ड्यूटी कैन बी कलेक्टेड, तो गवर्नमेंट एक प्रोविजनल रेट लगा देगा, मान लो कि 100 रुपए है तो 100 रुपए कलेक्ट कर लेंगे। एंड आफ्टर फाइनल डिटर्मिनेशन, जब फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि 130 रुपए है या 40 जो भी, तो उसको फाइनल करेंगे। और फिर आगे आने वाला जो समय है उसमें अपन उतना लगाएंगे फाइनल। लेकिन जो प्रोविजनल और फाइनल का डिफरेंस है उसका क्या करेंगे? तो यहां लिखा है डिफरेंस मे बी रिफंडेड। डिफरेंस मे बी रिफंडेड, कलेक्टेड लिखा है क्या? नहीं, कलेक्टेड नहीं लिखा, सिर्फ रिफंडेड लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अपन ने 1 अगस्त से लेके 10 अक्टूबर तक प्रोविजनल ड्यूटी रिकवर किया है और फिर फाइनल जब डिटर्मिनेशन हुआ तो वो हुआ या तो 40 या 130, तो अभी आने वाला जो समय है वहां तो क्या लगेगा? 40 या 130 अब लगना चालू हो जाएगा। जो भी रेट फाइनल हुआ वो आगे के लिए तो लगेगा, और जितने इंपोर्ट्स होंगे। फाइनल डिटर्मिनेशन कब हुआ? 10 अक्टूबर को। लेकिन जो पहले हो गया प्रोविजनल उसका क्या करेंगे? तो अगर 40 डिटर्मिन हुआ तो 60 रुपए रिफंड कर देंगे। जिन लोगों ने इतने पीरियड में इंपोर्ट किया और 100 रुपए भर दिया उनको 60 रुपए रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 130 आया तो क्या हम डिफरेंस को रिकवर करेंगे? तो आंसर इज नो, नो रिकवरी। तो इसमें रिकवरी नहीं होती लेकिन रिफंड मिलेगा। आया समझ में? और अब 10 अक्टूबर के बाद जो भी इंपोर्ट होंगे उस पर क्या करेंगे? जो भी फाइनल रेट है उतना लगाएंगे, फिर कोई प्रोविजनल नहीं, फिर फाइनल हो चुका है। समझ में आया? तो ऐसा है प्रोविजनल एंड देन फाइनल। फिर उसके बाद एक पॉइंट दिया है, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्या हम ये ड्यूटी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगा सकते हैं? यानी कि देखो नोटिफिकेशन कब आया? 1 अगस्त को सबसे पहला नोटिफिकेशन देखो यहां आया, ये नोटिफिकेशन इशू हुआ फॉर लीवी ऑफ ड्यूटी। तो ये जो नोटिफिकेशन इशू हुआ वो 1 अगस्त को हुआ है। तो सवाल ये आता है कि जब नोटिफिकेशन 1 अगस्त का है तो जो इंपोर्ट 1 अगस्त के बाद होगा उसको तो अपन लगाएंगे, लेकिन जो इंपोर्ट 1 अगस्त के पहले हो चुका है उसका असेसमेंट ऑफ पेमेंट हो चुका है, क्या उस पे भी लगाएंगे क्या? क्योंकि चांस तो है ना कि ये सब्सिडी अभी नहीं है, सब्सिडी पहले से थी, पता नहीं था, पता अब चला। तो जब गवर्नमेंट को पता चलता है तो ड्यूटी लगा देगा, क्या आने दो अब हम इस पे ड्यूटी लगाएंगे। लेकिन जो पहले आ गया उसका क्या? चोरी आज से तो नहीं हो रही ना, चोरी तो पहले से हो सकती है, तो फिर उसका क्या? तो इसलिए यहां लिखा है रिट्रोस्पेक्टिवली भी। तो ये क्या होता है देखो मैं आपको समझाता हूं, इसका भी सब लॉजिक है। अपने को चीज लाने का था डेनमार्क से इंडिया में और बेचने का था सस्ते में, अमूल की पूरी सेल को डाउन करना था और अपना सेल बढ़ाना था। तो हमने क्या किया कि इंपोर्ट किया एट सब्सिडाइज्ड रेट, सब्सिडी मिली, इंपोर्ट हुआ और हमने बेचना चालू किया। जैसे ही बेचना चालू किया तो गवर्नमेंट जाग जाएगा
पहले तो अमूल जागेगा कि उनका सेल कम हो रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन अपना खुद का लगाएगा, टीम भेजेगा, पता करो अपना सेल क्यों कम हो रहा है, लोगों ने चीज खाना बंद कर दी है क्या। टीम ने आके रिपोर्ट किया कि नहीं नहीं चीज तो बहुत खा रहे, लेकिन एक इंपोर्टेड चीज बहुत चल रहा है आजकल और वो सस्ते में है, अपना महंगा है, इसलिए लोग वो खरीद रहे, अपना नहीं खरीद रहे। ऐसा क्या? तो हमारे जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स है उनको लगाया कि सस्ते में कैसे आ रहा है, पता चला कि वहां पे सब्सिडी था। गवर्नमेंट के पास गए भागते दौड़ते, फाइनेंस मिनिस्टर कुछ करो, फॉरेन इंपोर्टेड चीज सस्ते में आ रहा है बिकॉज ऑफ सब्सिडी। तो फाइनेंस मिनिस्टर जेट्स जागे, अच्छा ऐसा क्या, लगाओ ड्यूटी लगा दी। तो ड्यूटी लग गई, तो अपन ने क्या किया, थोड़ा सा इंपोर्ट किया था, साली ड्यूटी लग गई, अब आगे जितना भी इंपोर्ट होगा उस पर ड्यूटी भरनी पड़ेगी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, मजा नहीं आएगा। तो अपन एक काम करते हैं, क्या करते हैं, साल भर जितना बेचना है उसका पूरा स्टॉक एक साथ इंपोर्ट कर लेते हैं, बल्क में 8-10 शिप भर के चीज ही चीज इंपोर्ट कर डालेंगे। अब इंपोर्ट करते समय तो किसी को पता नहीं सब्सिडी है नहीं है, जो भी है इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद जब पूरा इंपोर्ट हो गया, ड्यूटी पे करके सब नॉर्मल ड्यूटी भर के लेके आ गए, गोडाउन में रख दिया, कोल्ड स्टोरेज में, फिर बेचना चालू किया। फिर अमूल जागा, गवर्नमेंट के पास गया, गवर्नमेंट ने कहा ड्यूटी लगाओ, ड्यूटी लग गई। फिर ऑफिसर खड़ा है देखते हुए, आ रहा है क्या कोई शिप चीज लेकर के, लगाएंगे ड्यूटी, तो आएंगे ही नहीं। क्यों? अपन ने तो साल भर का स्टॉक पहले इंपोर्ट कर लिया। तो गवर्नमेंट ने कहा तुम ऐसा करोगे, तुम पूरा स्टॉक एक साथ इंपोर्ट करोगे और फिर हमें समझ में आएगा, हम आगे ड्यूटी लगाएंगे, लेकिन तुमने तो पहले ही कर लिया काम। तो गवर्नमेंट ने कहा वी कैन लेवी ड्यूटी रिट्रोस्पेक्टिवली, हम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ड्यूटी लगाएंगे। कहां तक, कितने दिन? तो लिखा अप टू 90 डेज। तो अगर 1 अगस्त को नोटिफिकेशन आया तो अपन उसके पहले के 90 डेज में जितना भी इंपोर्ट हुआ होगा उसके ऊपर भी ड्यूटी लगाएंगे, अगर वो सब्सिडी के साथ आया है तो ऑब्वियसली। तो उसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव। तो अपन क्या करेंगे, इससे भी बचना है अपने को, तो क्या करने का, करेक्ट, जो आप समझ गए, इंपोर्ट कर लेने का, कोल्ड स्टोरेज में रख देने का और 90 दिन सो जाने का। और 90 दिन जब हो जाएंगे तब जाकर फिर बेचना चालू करना। तो गवर्नमेंट को जब समझ में आएगा कि सब्सिडी है और वो रिट्रोस्पेक्टिव भी लगाएंगे तो भी अपने को नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि अपना इंपोर्ट तो 90 दिन के पहले हुआ है, तो देन इट इज फ्री। समझ में आया? ऐसे करने का। तो खैर देखो अभी क्या लिखा है, अपन पढ़ते हैं। तो लिखा है रिट्रोस्पेक्टिव लेवी, सच ड्यूटी कैन ऑल्सो बी लेविड विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ अप टू 90 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन यानी फर्स्ट नोटिफिकेशन जो ओरिजिनल आया था, जो प्रोविजनल वाला था। If the central government is of the opinion that the injury to domestic industry, which is difficult to repair, is caused by massive imports in a relatively short period. समझ में? Massive imports. साल भर का स्टॉक अपन ने इंपोर्ट कर डाला, मैसिव, और उसकी वजह से इंजरी कॉज हुई है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, विच इज डिफिकल्ट टू रिपेयर। इसको रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। अमूल अपना सेल बढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि हमने ना बल्क में इंपोर्ट कर लिया है कि अमूल अपने को काउंटर कर ही नहीं पाएगा। ऐसा। एंड इन ऑर्डर टू प्रिक्लूड द रिकरेंस ऑफ सच इंजरी, यानी ऐसा दोबारा ना हो, इट इज नेसेसरी टू लेवी काउंटरवेलिंग ड्यूटी रिट्रोस्पेक्टिवली। तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि रिट्रोस्पेक्टिव लगाना पड़ेगा टू स्टॉप द इंजरी बीइंग कॉज्ड, तो वो लगा देंगे, लेकिन कितना मैक्सिमम? 90 डेज। 90 डेज को अंडरलाइन करके रखो। मैक्सिमम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैन बी 90 डेज। तो अगर कोई इंपोर्ट उसके पहले हुआ है, नोटिफिकेशन के 90 दिन के पहले हुआ है, तो उसको ये ड्यूटी नहीं लग सकती। ऐसा है, सिंपल। फिर आया मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीवी, कितने समय तक अपन ड्यूटी लगा सकते हैं? तो वहां लिखा है कैन बी इम्पोज फॉर 5 years, 5 साल तक लगा सकते हैं। ठीक है, और 5 साल का लगा दिया, अब 5 साल हो गए तो क्या,
तो अपन जाके देखेंगे कि डेनमार्क गवर्नमेंट अभी भी सब्सिडी दे रहा है क्या, पता लगा अभी भी दे रहा है, तो अपन और 5 साल से एक्सटेंड कर देंगे। फिर 5 साल खत्म होंगे तो 5 और 5 10 हो गए, फिर जाके देखेंगे सब्सिडी चालू है क्या, अगर चालू है तो फिर और 5 साल से एक्सटेंड कर देंगे। यहां कोई 10 इयर्स का मैक्सिमम नहीं है, वो सेफगार्ड ड्यूटी में था। सेफगार्ड ड्यूटी में क्या था, 4 + 4 + 2, याद है, मैक्सिमम 10। यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर क्या है कि जब तक फॉरेन गवर्नमेंट सब्सिडी देता रहेगा तब तक हम काउंटरवेल करते रहेंगे। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब तक तुम सब्सिडी देना बंद कर दो, हम काउंटरवेल करना बंद कर देंगे, सीधी बात। तो यहां 5-5 साल के टर्म्स में लगा जा सकता है विदाउट एनी ओवरऑल लिमिट ऑफ टाइम। ठीक है, वेरी गुड। तो लिखा होता है, देखो 5 साल पहले लगाएंगे और फिर आगे लिखा है कि गवर्नमेंट में वेयर देयर इज अ लाइक्लीहुड ऑफ कंटिन्यूएशन और रिकरेंस ऑफ सब्सिडाइजेशन, यानी सब्सिडी कंटिन्यू है या वापस चालू हो सकती है, एक्सटेंड द लेवी बाय फर्दर पीरियड ऑफ 5 years एंड देन अनदर 5 years एंड देन अनदर 5 years। तो यहां जो लिखा है एक्सटेंड पीरियड 5 years, ये है एट अ टाइम, एक बार में 5-5 साल तक लगा सकते हैं। सिंपल लॉजिक है ना। वो गवर्नमेंट सब्सिडी देता रहेगा तो अपन क्या देखते रहेंगे क्या? नहीं, हम उसको काउंटरवेल करते रहेंगे, सिंपल। ओके, फिर उसमें एक्सप्लेनेशन लिखा है कि सब्सिडी शैल बी डीम्ड टू एग्जिस्ट। सब्सिडी कैसे मानेंगे कि सब्सिडी है, किस किस तरह की सब्सिडी होती है, तो वो एक एक्सप्लेनेशन दिया नीचे कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अ सब्सिडी शैल बी डीम्ड टू एग्जिस्ट इफ देयर इज अ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट और एनी पब्लिक बॉडी विद इन द टेरिटरी ऑफ द एक्सपोर्टिंग और प्रोड्यूसिंग कंट्री। एक्सपोर्टिंग कंट्री या प्रोड्यूसिंग कंट्री के अंदर या तो उनका गवर्नमेंट खुद या एक बॉडी है, जैसे अपने यहां भी बॉडी है, जैसे सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, नाबार्ड है, तो ये सब क्या रहते हैं, गवर्नमेंट के बॉडीज है जिनको गवर्नमेंट पैसा देता है और फिर ये लोग जो है ये लोग इंडस्ट्री को पैसा देते हैं एज सब्सिडी, उनको पब्लिक बॉडीज कहते हैं। वेयर a government practice involves a direct transfer of funds including grants, loans and equity infusion। गवर्नमेंट पैसा देता है सीधा सीधा, या तो एज इक्विटी इन्फ्यूजन यानी आपके कैपिटल में इन्वेस्ट करेगा गवर्नमेंट, या आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देगा, या आपको ग्रांट वगैरह देगा, नॉन रिफंडेबल मनी। सेकेंड, गवर्नमेंट रेवेन्यू इज फोरगॉन। रेवेन्यू फॉरगॉन करता है, यानी कि गवर्नमेंट तुमको पैसा देगा लोन पे और कहेगा इंटरेस्ट मत दो, रेवेन्यू फॉरगॉन। जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलना चाहिए वो गवर्नमेंट माफ कर देता है कि ठीक है हमको पैसा मत दो, प्रोडक्ट को सस्ता करके बेच दो, जो पैसा हमको देने वाले थे वो ना दो और प्रोडक्ट को सस्ता करके बेच दो, कस्टमर को बेनिफिट पास ऑन कर दो, यानी सब्सिडी हो गया ना। देन फिस्कल बेनिफिट इंसेंटिव्स यानी वही मॉनेटरी इंसेंटिव्स, फिस्कल यानी मॉनेटरी गिवन बाय लॉ, तो ये लॉ बेस्ड भी हो सकता है, लॉ के अंदर ही लिखा है, या ऐसे भी हो सकता है, एग्रीमेंट बेस्ड भी हो सकता है। देन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स गुड्स और सर्विसेज अदर देन जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर और परचेजेस गुड्स। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि जैसे कि रॉ मटेरियल, तो गवर्नमेंट ने रॉ मटेरियल फ्री में लाके तुमको दे दिया और कहा कि अब लो बनाओ इससे गुड्स और मार्केट में बेचो। यानी गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपने को दूध फ्री में दे दिया और कहा इससे चीज बनाओ और एक्सपोर्ट करो, रॉ मटेरियल दिया। एक्सेप्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, अब देखो ये एक सिंपल पॉइंट है, गवर्नमेंट का काम क्या होता है? रॉ मटेरियल देने का काम होता है क्या कभी? नहीं, गवर्नमेंट का काम होता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके देने का, जैसे कि एक इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करना। तो गवर्नमेंट अपने खर्चे पे एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करता है, फिर इंडस्ट्री को कहता है कि आके आप इसमें प्रोडक्शन करो, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट अपने को मिल जाता ना, वाटर टैंक एंड दिस एंड दैट, उसका बेनिफिट अपने को मिल गया। तो क्या उसको भी अपन सब्सिडी कहेंगे?
तो आंसर है नो, उसको सब्सिडी नहीं कहते, क्योंकि वो तो जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो गवर्नमेंट का काम ही है आपको देने का, वो कोई सब्सिडी नहीं माना जा सकता. दैट इज देयर बेसिक जॉब टू गिव अस, दैट इज नॉट सब्सिडी. तो वो लिखा है कि उसको सब्सिडी नहीं मानेंगे. अदर देन, इसलिए लिखा है देखो, अदर देन जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको सब्सिडी नहीं मानेंगे. लेकिन इसके अलावा कोई गुड्स दिए, जैसे रॉ मटेरियल फ्री में दे दिया, सर्विसेज फ्री में दी. गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपका टेलीफोन लगा देंगे आपके यहां, अपना ही है ना, BSNL अपना ढाबा है गवर्नमेंट का, टेलीफोन लगा देंगे और आपको बिल पे नहीं करना, इंटरनेट लगा देंगे, कॉस्ट पे नहीं करना. तो ये हो गए सब्सिडीज, बिकॉज दिस डजंट कम इन जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर. और परचेजेस गुड्स, यानी गवर्नमेंट हमारे भी हाफ में गुड्स परचेज कर रहे हैं. तो एक है प्रोवाइड्स गुड्स और परचेजेस. परचेजेस गुड्स यानी हमसे खरीद लेता है गुड्स और फिर मार्केट, फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट करता है. देन अ गवर्नमेंट मेक्स पेमेंट टू अ फंडिंग मैकेनिज्म. ये क्या होता है, देखो यहां क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो पेमेंट करता है एक बॉडी को, लाइक द बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस, तो उसको फंडिंग मैकेनिज्म कहते हैं. और फिर उनको कहता है कि आप ये पैसा इंडस्ट्री को दो, यू गिव इट टू द इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड देन एक्सपोर्ट टू इंडिया. तो यूएस गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई उधर, यूएस फेडरल बॉडी, उनको पैसा दिया और कहा कि आप ये पैसा इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूट करो फॉर मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. तो इसको भी अपन सब्सिडी मानेंगे. दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ सब्सिडी. तो उसमें लिखा है फंडिंग मैकेनिज्म और इंटरेस्ट और डायरेक्ट्स अ प्राइवेट बॉडी टू कैरी आउट फंक्शन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1, 2, 3 अबव. यानी किसी प्राइवेट बॉडी को भी अपॉइंट किया और कहा कि आप ये ऊपर के जो पॉइंट्स है ना वो आप करो. और a government grants or maintains any form of income or price support which operates directly or indirectly to increase export of any article from or to reduce import of any article into its territory. तो इनकम या प्राइस सपोर्ट कहते हैं उसको. ये गवर्नमेंट कोई स्कीम लाएगा. कैसे कि गवर्नमेंट कहेगा कि जो भी अपने देश के मैन्युफैक्चरर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल कि श्रीलंकन गवर्नमेंट कहता है कि जितने भी चाय के मैन्युफैक्चरर्स है श्रीलंका में, वो इंडिया एक्सपोर्ट करे चाय बना के, और अगर उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपए आता है और वो नॉर्मली तो 150-200 में करनी चाहिए प्रॉफिट के साथ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका कहता है कि आप कम में भी कर दो, हम एक प्राइस फिक्स कर देंगे 150, और अगर आप इंडिया एक्सपोर्ट 110 में भी कर देते हो तो आपको 40 का नुकसान होगा ना, वो हमसे ले लेना, हम तुमको दे देंगे उतना पैसा. तो उसको प्राइस सपोर्ट कहते हैं. तो फिर वो लोग तो सस्ते में एक्सपोर्ट करेंगे तो उनका एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और गवर्नमेंट से पैसा भी मिल जाएगा. तो उनको 150 रुपए मिल गए और इंडिया एक्सपोर्ट कितने में कर दिया, 110 में. तो ऐसा है, तो उसको भी अपन सब्सिडी मानेंगे. तो समझ में आए, दिस वॉज कॉल्ड एज काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स. सिंपल था. अब चलते अगले के ऊपर, लास्ट है लेकिन कहावत है ना, लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क किया जाए. और इसको कहते हैं अपन एंटी डंपिंग ड्यूटी. अब ये क्या चीज है, क्या बला है, वो देखो आप. एंटी डंपिंग ड्यूटी किसको कहते हैं, ये ब्रीफ मैंने आपको उस दिन बताया था पहले लेक्चर में, लेकिन फिर से बता देता हूं कि ये यूएसए है, यहां एक मैन्युफैक्चरर है. तो वो क्या करता है कि मैन्युफैक्चरिंग करके यूएस के अंदर जो उसका लोकल सेल है, उसको अपन लोकल सेल कहेंगे, वो करता है 100 रुपए के हिसाब से, यानी डॉलर्स में कन्वर्टेड इनटू रुपीज 100 रुपए. और यही मैन्युफैक्चरर इंडिया एक्सपोर्ट करता है कितने में, 60 रुपए में, 60 रुपीज में एक्सपोर्ट करता है. तो इसको कहते हैं अपन डंपिंग. ये मैंने आपको समझाया था, याद है ना. डंपिंग को आप क्वांटिटी से रिलेट नहीं करने का है. डंपिंग डजंट रिलेट टू क्वांटिटी, इट रिलेट्स टू प्राइस डिफरेंशिएशन, बट ऑफ कोर्स मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी.
इतना बल्क में होना चाहिए ताकि इंडियन मार्केट को डिसरप्शन क्रिएट हो। नहीं तो एक आध आइटम उसने एक्सपोर्ट किया इंडिया को 60 रुपए में, तो क्या फर्क पड़ता है। इंडिया का डिमांड है 10 लाख यूनिट्स और 1 यूनिट वहां से आई यूएस से, हाँ, तो उससे कोई इंडियन मार्केट हिलने वाला है क्या? नहीं। उसको नुकसान होने वाला है क्या? नहीं। तो ऑब्वियसली एक्शन लेने के लिए मार्केट डिसरप्शन जरूरी है, तो उसके लिए एक रिलेटिवली गुड क्वांटिटी तो होना चाहिए जिससे मार्केट हिले, मार्केट डिस्टर्ब हो, तब अपन एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे। लेकिन क्वांटिटी से मतलब नहीं है। डंपिंग किसको कहते हैं? डिफरेंस इन प्राइस। कौन सा प्राइस? उसका लोकल प्राइस और जो एक्सपोर्ट प्राइस है उसका डिफरेंस, इसको कहते हैं अपन डंपिंग। और ये डंपिंग का लॉजिक कहां से आया वो मैंने आपको बताया था, कॉस्टिंग से आता है, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग ये कहता है कि आप लोकल प्रोड्यूस करते हो यूएस में, और आप जितना यूएस में बेचते हो उससे आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। साल भर का फिक्स्ड एक्सपेंस यू हैव ऑलरेडी रिकवर्ड। तो अब जो एक्सेस प्रोडक्शन है उसको आप लोकल मार्केट में डालोगे जबकि डिमांड नहीं है, तो साला प्राइस कम हो जाएगा लोकल मार्केट का, वो अपन नहीं चाहते, क्योंकि प्राइस कम होगा तो अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो खत्म हो जाएगा या डिस्टर्ब होगा। तो अपन एक्सेस प्रोडक्शन को लोकल मार्केट में नहीं डाल सकते, तो उसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते दूसरे मार्केट्स में। और किस प्राइस पे? वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इंस्टेड ऑफ वेरिएबल प्लस फिक्स्ड एंड प्रॉफिट, यू विल एक्सपोर्ट एट वेरिएबल प्लस प्रॉफिट, है ना। तो वहां से उसका लॉजिक आता है डंपिंग का। तो यहां अपन ने 60 रुपए में एक्सपोर्ट कर दिया इंडिया, तो इंडियन गवर्नमेंट कहेगा कि अपना जो लोकल यहां का गुड्स है इंडियन मैन्युफैक्चर्ड, वो तो इससे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगा, क्योंकि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है उनको तो उनका फिक्स कॉस्ट भी रिकवर करना है ना, तो दे विल नॉट बी एबल टू कॉम्पीट द इंपोर्टेड गुड्स। तो गवर्नमेंट कहता है कि ये इंपोर्टेड गुड्स जब इंडिया में आएगा तो इसमें अपन ड्यूटी लगा देंगे और ऐड कर देंगे। कौन सी ड्यूटी? एंटी डंपिंग ड्यूटी। सिंपल। तो कितनी लगाएंगे? जितना डंपिंग है उतनी ड्यूटी लगाएंगे। अच्छा, आप कहोगे सर डंपिंग कितना है? 100 माइनस 60, 40 का डंपिंग है? नहीं। एक बात और सुन लो, ये मार्जिन ऑफ डंपिंग जो हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक पॉइंट सुन लो कि ये उनका लोकल प्राइस है यूएस का, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ये मार्केट और जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें डिफरेंस हो, और जब मार्केट टर्म्स एंड कंडीशंस में डिफरेंस होता है तो प्राइस तो डिफरेंस होता ही है। तो मार्केट डिफरेंसेस की वजह से अगर प्राइस में डिफरेंस है तो उसको अपन डंपिंग कहेंगे क्या? नहीं। तो पहले इनको सेम लेवल पे लाएंगे, सेम टर्म्स पे लाएंगे। तो कैसे? एक एग्जांपल दो। यूएस गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप लोकल सेल करते हो तो आपको सेल्स टैक्स यानी लोकल वैट भरना पड़ेगा, जो कि 5 रुपए का है, और अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो वैट एग्जेम्प्ट है। तो एक्सपोर्ट में वैट एग्जेम्प्ट है, लोकल में वैट लग रहा है, तो 5 रुपए का डिफरेंस तो उसकी वजह से आया ना। यानी मान लो कि अगर ये जो प्राइस है यही वो एक्सपोर्ट में रखता सेम टू सेम विदाउट रिड्यूसिंग, तो भी वो 95 होता, तो भी 95 ही होता ना, क्योंकि 5 रुपए का वैट नहीं लग रहा ना। ये 100 रुपए क्यों है? 95 प्लस 5 वैट। तो अगर वो एक्सपोर्ट करता है सेम प्राइस में तो भी उसका 95 होना चाहिए था। तो वो पहले अपन क्या करेंगे कि ये 100 रुपए को बेस लेकर के उसमें पहले एडजस्टमेंट्स करेंगे प्लस माइनस, टू अकाउंट फॉर द टेक्निकल डिफरेंसेस इन द टू मार्केट्स, डिफरेंसेस रिलेटिंग टू टैक्सेस, डिफरेंसेस रिलेटिंग टू अदर थिंग्स लाइक कमीशन एंड ऑल। लोकल मार्केट में कमीशन ज्यादा जाता है, एक्सपोर्ट मार्केट में नहीं रहता कमीशन, या उल्टा है, कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, एक्सपोर्ट मार्केट में कमीशन देने का है तो फिर अपन कितना कमीशन? 7 रुपए, लोकल में तो नहीं देने का, तो वो 7 रुपए यहां ऐड करेंगे। तो ये ऐड करना या माइनस करना ये आपको एग्जाम्पल में देखना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसमें दिए रहेंगे कि ये डिफरेंसेस है, तो वो अपन प्लस माइनस करेंगे। प्लस माइनस करके या प्लस माइनस एडजस्टमेंट होगा, और वो एडजस्टमेंट्स करने के बाद अपने को मिलेगा नॉर्मल एक्सपोर्ट प्राइस। तो नॉर्मल एक्सपोर्ट प्राइस अगर सब करके आया 69, यानी 69 होना चाहिए था नॉर्मल एक्सपोर्ट प्राइस, लेकिन इन्होंने कितने में किए? 60 में किए। तो ये जो डिफरेंस है 9 रुपए का, ये है मार्जिन ऑफ डंपिंग। यानी 69 में तो करना ही चाहिए था, बाकी सब हटा दिया, चलो यहां टैक्सेस लगते हटा दो, यहां कोई लोकल कमीशन था हटा दो जो एक्सपोर्ट में नहीं है,
और भी कुछ ऐसे थे जो लोकल में लग रहे थे, कॉस्ट एक्सपोर्ट में नहीं लग रहे, सब हटा दिए। सब हटाने के बाद भी पता चला कि चलो ये सब हटा भी दो तो भी एक्सपोर्ट 69 में तो होना ही चाहिए था, लेकिन तुमने कितने में किया? 60 में, उससे भी कम। तो अब ये जो 9 रुपए का डिफरेंस है, इसको कहेंगे मार्जिन ऑफ डंपिंग। और ये गुड्स जब इंडिया में इंपोर्ट होंगे तो उस पर अपन लगाएंगे 9 रुपए का एंटी डंपिंग ड्यूटी। आया समझ में? तो ऐसा है एंटी डंपिंग ड्यूटी। सेक्शन 9A, लेट्स सी व्हाट इट सेज। तो 9A कहता है सर्कमस्टांस, पहला पॉइंट, कि वेयर एनी आर्टिकल इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री और टेरिटरी टू इंडिया एट लेस देन इट्स नॉर्मल प्राइस, लेस देन इट्स नॉर्मल प्राइस। अमाउंट कितना लगाएंगे? ड्यूटी का अमाउंट क्या रहेगा? तो वहां लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इंपोज एन एंटी डंपिंग ड्यूटी नॉट एक्सीडिंग द मार्जिन ऑफ डंपिंग। जितना मार्जिन ऑफ डंपिंग है, जैसे हमने एग्जांपल में देखा 9 रुपए, तो 9 रुपए का ड्यूटी लग सकता है या उससे कम लग सकता है, उससे ज्यादा नहीं। एंड एक नोट दिया है कि लेवी ऑफ सच एंटी डंपिंग ड्यूटी इज परमिसिबल एज पर WTO एग्रीमेंट। WTO इसको एक्सेप्ट करता है क्योंकि फ्री इकोनॉमी है ना, WTO प्रमोट करता है फ्री ट्रेड। तो फ्री ट्रेड में सब्सिडीज भी नहीं होनी चाहिए और फ्री ट्रेड में डंपिंग भी नहीं होना चाहिए। आप जबरदस्ती किसी और कंट्री में जाके डंप करो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर कोई कर रहा है तो उसके अगेंस्ट ड्यूटी लगाना वाजिब है, जायज है, लाजमी है, अनिवार्य है, राइट है आपका कि आप लगा सकते हो। And anti-dumping action can be taken only when there is Indian industry producing like articles। क्योंकि यहां भी डैमेज का फंडा है। ये तीनों जो ड्यूटी अपन देख रहे हैं, सेफगार्ड, सब्सिडाइज वाला एंड एंटी डंपिंग वाला, ये तीनों का लॉजिक सेम है कि इंडियन इंडस्ट्री को डैमेज होना, इंजरी होना रिक्वायर्ड है। अगर इंडिया में ये इंडस्ट्रीज नहीं है तो फिर ये तीनों ड्यूटी लगेंगी क्या? नहीं। फिर लाओ ना, कितने सस्ते में लाते हो लाओ। इंडिया में कोई इंडस्ट्रीज नहीं है जिसको डैमेज हो, तो अच्छा होगा ना, लोगों के फायदे में होगा। लाइक फॉर एग्जांपल कि इंटेल कंपनी जो चिप बना के बेचता है, तो आजकल उसका 6th जनरेशन चिप्स आ रहे हैं। एक एक चिप जो है कंप्यूटर के अंदर जो लगता है ना मदरबोर्ड पे, इट कॉस्ट 10-15,000 रुपीज। तो इंटेल ने कहा कि हम इंडिया में डंप करेंगे। जो चिप हम यूएस में 15,000 में बेचते हैं वो हम इंडिया एक्सपोर्ट करेंगे 2,000 रुपए में। तो अब बताओ मुझे कि इंडिया में फायदा होगा लोगों का कि नुकसान होगा? फायदा ही फायदा है, इतने सस्ते में कंप्यूटर मिलने चालू हो जाएंगे। और इंडिया में कोई है क्या लोकल मैन्युफैक्चरर जिसको इंजरी हो? नहीं, कोई है ही नहीं। हाँ, असेंबली वाले हैं लेकिन चिप बनाने वाला कोई भी नहीं है ना, तो फायदा ही फायदा है। आने दो 2,000 में, बेनिफिट फॉर ऑल। तो बिल्कुल उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी गवर्नमेंट नहीं लगाएगा क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में है, आने दो सस्ते में। ऐसा है। देन एक्सेप्शंस, एंटी डंपिंग ड्यूटी शैल नॉट अप्लाई टू आर्टिकल्स इंपोर्टेड बाय 100% EOU और अ यूनिट इन FTZ और SEZ अनलेस स्पेसिफिकली मेड एप्लीकेबल। इसके अंदर एक पॉइंट रहता है, देखो ये सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी सब में, कि ये जो यूनिट्स 100% EOU या FTZ SEZ इनको नहीं लगता है ना, लेकिन एक कंडीशन ये है कि ये लोग फिनिश गुड्स बनाकर वापस एक्सपोर्ट करेंगे। यानी क्या कि ये रॉ मटेरियल देखो लेके आ रहे हैं फॉरेन से, कहां पे? इंडिया में। कौन? 100% EOU या FTZ फ्री ट्रेड जोन या स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जो यूनिट्स है ये लेके आ रहे हैं। और ये लेके आ रहे हैं, मान लो कि इसमें सब्सिडी है, मान लो कि इसमें डंपिंग हो रहा है, बहुत सस्ते में आ रहा है, तो भी अपन इसको छोड़ देते, इसको ड्यूटी नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? अंडर अ प्रिजम्पशन कि ये लोग ये गुड्स बनाने के बाद उसको री एक्सपोर्ट कर देंगे, तो उससे इंडियन गुड्स को डैमेज नहीं हो रहा। आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, अपने गुड्स को कुछ नहीं हो रहा, तो लगाओ, यानी छोड़ दो, उसको मत लगाओ। लेकिन अगर ये लोग अपने फिनिश गुड्स बनाकर DTA यानी डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में रिमूव करेंगे तो फिर अपन ड्यूटी चार्ज करेंगे, फिर इनको ड्यूटी भरनी पड़ेगी। जो यहां नहीं भरे थे इन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी, वो यहां भरनी पड़ेगी इफ दे रिमूव देयर फिनिश गुड्स इनटू डोमेस्टिक टैरिफ एरिया या सेफगार्ड ड्यूटी। तो ऐसा है।
और अगर ये लोग एक्सपोर्ट कर देंगे तो फिर कुछ भी नहीं। फिर प्रोविजनल सेम है, लास्ट जो अपन ने देखा उसके हिसाब से ही है। पहले प्रोविजन लगाएंगे ऑन प्राइमरी अजम्पशन, प्राइमा फेसी केस, और फिर जब इन्वेस्टिगेशन होकर रेट पता चल जाएगा कि इतना डंपिंग हो रहा है, मार्जिन ऑफ डंपिंग निकल जाएगा, फिर उसको फाइनलाइज करेंगे। और प्रोविजनल में अगर ज्यादा कलेक्ट कर लिया है तो रिफंड कर देंगे, कम कलेक्ट किया है तो डिफरेंस रिकवर नहीं करेंगे। तो वो सेम पॉइंट है। फिर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का भी पॉइंट वही है। बल्क में किसी ने इंपोर्ट कर डाला इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो गवर्नमेंट को पता लगा डंपिंग हो रहा है, लगाओ ड्यूटी, और उसके बाद खड़े रहा, आने दो, कोई आ ही नहीं रहा। क्यों? जितना आना था वो तो पहले ही आ गया। तो इसके लिए फिर अपन रिट्रोस्पेक्टिवली लगाएंगे, और कितने समय के लिए? सेम 90 डेज। आज भी गला खराब है। तो उसमें लिखा देखो, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डम्प्ड आर्टिकल अंडर इंक्वायरी इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ डंपिंग, इसमें एक एडिशनल पॉइंट है, देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ डंपिंग। हिस्ट्री यानी कई समय से डंपिंग चालू है, लंबे समय से चालू है, और गवर्नमेंट को पता अब चला है, पता चला कि काफी समय से हो रहा है, महीने 2 महीने से हो रहा है, तो गवर्नमेंट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगाएंगे। और जिसका नॉलेज, ये डंपिंग का नॉलेज इंपोर्टर को था, इंपोर्टर नोज अबाउट डंपिंग एंड स्टिल इट इज गोइंग ऑन, तो फिर अपन रिट्रोस्पेक्टिवली लगा देंगे। तो वो पहला पॉइंट हिस्ट्री है, विच कॉज इंजरी और दैट इंपोर्टर वॉज और शुड हैव बीन अवेयर दैट द एक्सपोर्टर प्रैक्टिसेस डंपिंग एंड दैट सच डंपिंग वुड कॉज इंजरी। ये इंपोर्टर को पता था कि एक्सपोर्टर डंपिंग कर रहा है, या अगर उसको पता नहीं भी था तो पता होना चाहिए था। He should be aware because he is in the industry. He should know what should be the cost of the goods. और उसको ये भी पता था कि इससे इंडियन गुड्स को इंजरी हो रही है या होने वाली है, तो फिर लगाएंगे। या दूसरा पॉइंट सेम है, मैसिव डंपिंग, मैसिव इंपोर्ट हुआ इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो दोनों केस में अपन रिट्रोस्पेक्टिवली लगाएंगे। कितना? मैक्सिमम 90 डेज। अच्छा, टेक्निकल वर्ड्स भी लिखे, समझा दूं, नहीं तो आप पढ़ेंगे शायद ना समझ में आए। तो क्या लिखा है देखो, रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विच इन द लाइट ऑफ द टाइमिंग एंड द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्टेड आर्टिकल, देखते हुए, लाइट यानी देखते हुए, वॉल्यूम एंड टाइमिंग को देखते हुए, एंड सर्कमस्टांसेस इज लाइकली टू सीरियसली अंडरमाइन द रेमेडियल इफेक्ट ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी लाइबल टू बी लेविड। अंडरमाइन द रेमेडियल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम ड्यूटी लगाएंगे प्रोस्पेक्टिव के लिए, तो जो रेमेडी हम चाहते थे वो मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैसिव क्वांटिटी में तो पहले ही आ गया ना, तो आगे के लिए लगा करके रेमेडी थोड़ी मिलने वाली है ना। जैसे होम्योपैथी दवाई होती है ना, देखो एग्जांपल मुझे याद है, और एक एलोपैथी होती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन क्या होती है, वो डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहता है कि इसको लंबे समय तक लेना पड़ेगा, तब आपको अच्छा होगा, मर्ज यानी जो भी आपका प्रॉब्लम था वो ठीक हो जाएगा, लेकिन यू हैव टू यूज इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अपन ने कहा, डॉक्टर के पास गए और 104 डिग्री टेम्परेचर था। डॉक्टर ने कहा हाँ बुखार उतरेगा, हमारे पास 1 नंबर दवाई है, लेकिन आपको 1 महीने तक लेनी पड़ेगी। तो अपन उसके होम्योपैथी वाले के पास जाते क्या कभी? नहीं ना। पहले अपन कहां जाते? इंजेक्शन लगवाने, एलोपैथी। अभी तो कम कर, रेमेडी अभी मिलना चाहिए ना। 1 महीने तक क्या सिर दर्द लेके चलते रहूंगा मैं? नहीं। फिर अपन अच्छे हो जाते हैं, फिर जाते होम्योपैथी वाले के पास और कहते कि अब आप अपने को दवाई दो अंदर से जो जड़ है वो निकालने के लिए, या आयुर्वेदी के पास। फिर वो लेते रहते अपन महीने 2 महीने। लेकिन पहले अच्छा करना है तो किससे करते हैं? बीमारी हो चुकी है तो अच्छा तो करना पड़ेगा ना, तो वो उसके अंदर। तो होम्योपैथी क्या है कि इट कैन बी टेकन बट इट विल अंडरमाइन द रेमेडियल इफेक्ट, क्योंकि मर्ज तो ऑलरेडी होके रखा है, उसका क्या। तो इसलिए फिर अपन रिट्रोस्पेक्टिवली उसको लगाएंगे। फिर मैक्सिमम पीरियड है, मैक्सिमम पीरियड सेम है काउंटरवेलिंग ड्यूटी की तरह, 5 साल। 5 साल में लगाओ, एक बार में 5 साल, फिर 5 साल के बाद देखेंगे कि
डंपिंग चालू है क्या, या होने के वापस से चांस है क्या? अगर है तो और 5 साल लगा दो, फिर और 5 साल, फिर और 5, और ऐसे करके अनलिमिटेड टाइम, बट एट वन टाइम 5 years। फिर उसके अंदर एक पॉइंट ऐड हुआ था, 1-2 साल पहले की बात है, एक अमेंडमेंट आया था, सर्कमवेंशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब ये भी मजेदार है, सब देखो चोर पुलिस का गेम रहता है, आप चोरी करने की कोशिश करोगे, गवर्नमेंट पकड़ने की कोशिश करेगा, तो ये गेम चलते रहता है। चोरी है ना, टैक्स की चोरी। तो यहां क्या पता चला, देखो अपन क्या करेंगे कि गवर्नमेंट ने डंपिंग लगा दिया ना, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया, किसके ऊपर लगाया, तो मान लो कि मोटर कार के ऊपर लगाया, रॉल्स रॉयस कंपनी ने क्या किया कि यूएस में कार मैन्युफैक्चर किया, वहां बेचा उन्होंने 80 लाख रुपए में, एक एग्जांपल, हालांकि 80 लाख में रॉल्स रॉयस नहीं आती मुझे मालूम है, लेकिन यूएस में उन्होंने 80 लाख में बेचा। अब उन्होंने सोचा चलो अपन इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंडिया जब एक्सपोर्ट किया उन्होंने, और 80 लाख, अच्छा चलो ले ही लेते हैं 4 करोड़ में वहां उनकी प्राइस है लोकल, लेकिन इंडिया एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको भी मालूम है कि 4 करोड़ में यहां तो कोई ले नहीं पाएगा, इतनी औकात किसी की नहीं है भी तो बहुत कम लोग हैं, 4-5 इंडिया में, वो ले लेंगे, बाकी लोग नॉर्मल आम आदमी फारूक कैसे लेंगे बेचारा। तो उन्होंने क्या किया कि चलो अपन कॉम्पीट करते हैं मारुति के साथ, सो दे एक्सपोर्टेड द कार्स टू इंडिया एट 11 lakhs। मारुति, हायुंडई, होंडा, इन सबसे कॉम्पीट करने के लिए 11 लाख में लेके आए सेम कार। खैर आप कहेंगे सर पॉसिबल क्या है, 4 करोड़ और 11 लाख, लेकिन एग्जाम्पल याद रखने के लिए, ऐसे एग्जाम्पल आपको याद रहेंगे। मैं कहूंगा 4 करोड़ और यहां ला रहा है 3 करोड़ 80 लाख, तो आप भूल जाएंगे, नॉर्मल चीजें इंसान भूल जाता है। एग्जाम्पल ऐसे बनाओ कि जो रिडिकुलस हो, अनइमेजिनेबल हो, तो वो हमेशा आपको याद रहेंगे। अच्छा चलो, तो 11 लाख में लाया, गवर्नमेंट ने लगा दिया एंटी डंपिंग ड्यूटी, मर गए, तो वापस पहुंच गई वो 4 करोड़ पे, क्योंकि उतनी ड्यूटी लगेगी जितना डंपिंग है, मार्जिन है, तो मजा नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि काम करते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी को अवॉइड करने के लिए अपन क्या करते हैं कि रॉल्स रॉयस कार एज अ होल इंडिया एक्सपोर्ट करती ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि पार्ट्स को इंडिया एक्सपोर्ट किया, हर एक पार्ट अलग अलग आया, क्लच, गियर बॉक्स एंड चक्के और ये और स्टीयरिंग व्हील और सब चीज अलग अलग आई, और यहां लाके उसको असेंबल करके बेच दिया 11 लाख। तो पार्ट्स जो आए, जो पार्ट की कीमत थी 100 उसको कम करके लाए, हर एक पार्ट लाए, फिर यहां असेंबल करके उसको बेच दिया। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया था, एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन रॉल्स रॉयस कार्स, ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था, इशू पहले से हो चुका है कि अगर रॉल्स रॉयस कार यूएस से इंडिया आएगी तो अपन उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे। अभी अपना कस्टम्स ऑफिसर अक्षय कुमार बैठा हुआ है, आने दो कार, लगाता हूं ड्यूटी, कार आई क्या, नहीं, कार आई क्या, नहीं, कार आई, नहीं, कार नहीं, नहीं नहीं नहीं, साला कार ही नहीं आ रही इधर, तो फिर बुलाया जूनियर ऑफिसर को, अच्छा कार क्यों नहीं आ रही, बोले कार तो नहीं आ रही, लेकिन आजकल वो पार्ट्स ला रहे हैं। तो अपन ने नोटिफिकेशन निकाल के पढ़ा, पार्ट्स के ऊपर लगाया कि एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं, यहां तो कार लिखा है, आ रहे हैं पार्ट्स। तो अक्षय कुमार सोचता है कि यार ये तो पार्ट्स है और ड्यूटी तो कार के ऊपर है, तो मैं लगा सकता हूं क्या यहां, तो बोलता है नहीं, आई कैन नॉट इम्पोज। तो पार्ट्स आ जाएंगे सस्ते में, फिर अपन कार बना लेंगे और बेच देंगे। किया ना सरकमवेंट लॉ को, तो उसको कहते हैं सरकमवेंशन। सरकमवेंशन यानी बाईपास करना, लॉ को अवॉइड करने की कोशिश करना, उसको कहते हैं सरकमवेंशन। तो अगर आप सरकमवेंट करेंगे यानी ट्राइंग टू बाईपास द लॉ, देन व्हाट विल हैपन, तो देखो वहां लिखा है कि वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंक्वायरी is of the opinion that circumvention of anti-dumping duty has taken place। गवर्नमेंट को पता चला कि आप पार्ट्स लेके आ गए, सरकमवेंट किया आपने लॉ को यानी नोटिफिकेशन को, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगा, देखो
बाय ईदर ऑफ द फॉलोइंग वेज, यानी गवर्नमेंट इनमें से कोई भी एक एक्शन ले सकता है, कोई भी एक, या साथ में भी क्या क्या, तो ये सब एक्शंस है जो गवर्नमेंट ले सकता है। क्या क्या? नंबर 1, ऑल्टरिंग द डिस्क्रिप्शन और नेम और कॉम्पोजिशन ऑफ द आर्टिकल सब्जेक्ट टू सच एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो पहले केस में क्या करेगा? गवर्नमेंट वो नोटिफिकेशन को ऑल्टर करेगा। तो नोटिफिकेशन में क्या लिखा था? कार, तो अब उसके साथ में लिखने का कार और पार्ट्स thereof, और पार्ट्स thereof डाल देगा। तो फिर ये जो पार्ट्स आ रहे थे ना, उस पे भी लग जाएगा एंटी डंपिंग ड्यूटी। या फिर गवर्नमेंट ये लिख देगा कि इंपोर्ट इन अनअसेंबल्ड और डिसअसेंबल्ड फॉर्म, इसको किट्स कहते हैं। किट, जैसे अपन पूरी कार को ला रहे थे ना पार्ट्स में, तो उसको किट कहते हैं। किट यानी क्या होता है कि जो पार्ट्स आते हैं तो उसको आप असेंबल कर लो, उसको साथ में जोड़ दो तो पूरा गुड्स बन जाएगा। टीवी भी इंपोर्ट होते हैं किट फॉर्म में, टीवी के हर एक पार्ट्स अलग अलग आते हैं, उसको यहां असेंबल कर लिया जाता है, तो उसको किट कहते हैं। या सेमी नॉकडाउन कंडीशन भी कहते हैं। नॉक्ड डाउन कंडीशन, गुड्स इन नॉक्ड डाउन कंडीशन, सीकेडी या एसकेडी दो होते हैं, कंप्लीटली नॉकडाउन या सेमी नॉकडाउन। तो गवर्नमेंट ये कह देगा कि कार अगर बन के आई तो भी अपन ड्यूटी लगाएंगे, और अगर कार पार्ट्स में आई, किट फॉर्म में आई, अनअसेंबल्ड फॉर्म में आई, तो भी उस पर हम ड्यूटी लगा देंगे। अब कहोगे सर आप ये दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? देखो यहां पे ऑल्टरिंग द डिस्क्रिप्शन जो लिखा था, तो इसमें क्या है कि अपन कभी कभी डिस्क्रिप्शन चेंज करके भी लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके और 2-3 एग्जाम्पल दे दो। डिस्क्रिप्शन को बदल के लाऊं, फॉर एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट ने कहा कि शर्ट्स इंपोर्टेड, शर्ट अगर इंपोर्ट होगा तो उस पर अपन एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चला कि शर्ट इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। कहां से? फ्रांस से, कोई तो भी एक कंपनी के, ब्रांडेड कंपनी के आ रहे हैं। तो अपन ने अवॉइड करने के लिए क्या बोला? उसको शर्ट ना बोल करके, यानी जब गुड्स आएगा तो उसका डिस्क्रिप्शन बदल देंगे अपन। शर्ट्स ना बोल करके उसको क्या बोलेंगे? फॉर्मल वेयर, फॉर्मल वेयर ऐसा बोल के लेके आ जाएंगे। फॉर्मल वेयर, अरे साला है तो शर्ट ईच। डिस्क्रिप्शन बदलने से क्या आप एंटी डंपिंग ड्यूटी को अवॉइड कर सकते? तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, तो हम क्या करेंगे कि ऑल्टर करके डिस्क्रिप्शन में चेंजेस लेके आ जाएंगे या एडिशन कर देंगे। जैसे शर्ट तो लिखा था पहले नोटिफिकेशन में, अब कॉमा डाल के उसे लिख देंगे और फॉर्मल वेयर। फिर आप और कोई नया नाम से लाओगे और दिस सब ऐड करते जाएंगे गवर्नमेंट। तो वो पहला पॉइंट लिखा है कि डिस्क्रिप्शन को ऑल्टर कर सकते, या नेम, डिस्क्रिप्शन या नेम जो भी है, और कॉम्पोजिशन ऑफ द आर्टिकल। कभी कभी कॉम्पोजिशन दिया रहता है कि अगर ये गुड्स में इतना इतना ये चीजें हैं तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी, तो आपने कॉम्पोजिशन थोड़ा सा बदल दिया। जैसे लिखा था कि पान मसाला कंटेनिंग सो एंड सो विल बी लायबल टू एंटी डंपिंग ड्यूटी। आपने क्या किया? उसमें से एक आइटम को हटा दिया, वो डाला ही नहीं उसके अंदर, या कोई नया आइटम डाल दिया। आपने कहा कि वो जो कॉम्पोजिशन लिखा है नोटिफिकेशन के अंदर वो हमारा तो नहीं है, हमारा तो थोड़ा सा अलग है। तो यू आर ट्राइंग टू अवॉइड, गवर्नमेंट विल इंक्लूड दैट। फिर दूसरे में अनअसेंबल्ड डिसअसेंबल्ड, वो भी आ गया। तीसरे में है बाई चेंजिंग द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन और एक्सपोर्ट, कंट्री को बदल के लाओगे। कैसे? कि गवर्नमेंट ने कहा था कि रोल्स रॉयस इंपोर्टेड फ्रॉम यूएस विल बी लायबल टू एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो तुमने क्या किया? रोल्स रॉयस को यूएस से निकाला, लंदन लेके गए, लंदन से निकाला हांगकांग लेके गए, हांगकांग से चाइना, चाइना से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से बैंकॉक, बैंकॉक से इंडिया, पूरी दुनिया की सैर करा के लेके आए। तो क्या एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। चेंजिंग दी कंट्री करके लाओगे तो भी लगाएंगे। और इन एनी अदर मैनर, और भी कोई तुम डिवाइस निकाल लो जिससे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकमवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसको भी पकड़ेगा और उस पर भी लगाएगा। तो लिखा है और एनी अदर मैनर वेयर बाय द एंटी डंपिंग ड्यूटी सो इम्पोज्ड इज रेंडर्ड इनइफेक्टिव, इट में एक्सटेंड। अब गवर्नमेंट एक्शन क्या लेगा? गवर्नमेंट देखो
ऊपर क्या था प्रॉब्लम, अब गवर्नमेंट का एक्शन क्या है, इट मे एक्सटेंड द एंटी डंपिंग ड्यूटी टू सच आर्टिकल और एन आर्टिकल ओरिजिनेटिंग इन और एक्सपोर्टेड फ्रॉम सच कंट्री एज द केस मे बी। यानी वो जो आप चेंज करके ला रहे थे उसको भी कवर कर लेगा, उस पर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी। फिर कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, मार्जिन ऑफ डंपिंग है तो मैंने आपको समझा दिया, डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट प्राइस एंड नॉर्मल वैल्यू। और एक्सपोर्ट प्राइस का डेफिनेशन क्या है, जिसमें वो एक्सपोर्ट हो रहा है, द एक्चुअल प्राइस एट व्हिच गुड्स आर कमिंग इनटू इंडिया इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट प्राइस। एंड नॉर्मल वैल्यू का मतलब क्या है, उनका जो डोमेस्टिक प्राइस था यूएस का एज एडजस्टेड बाय डिफरेंसेस इन द ट्रेड ऑफ टू प्लेसेस। तो वो इधर लिखा है, means the comparable price in the ordinary course of trade for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory. meant for consumption in exporting country, यानी यूएस में जो लोकल प्राइस है उसको लो, लेकिन उसको कंपेरेबल बनाओ पहले, कंपेरेबल विद एक्सपोर्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। फिर एक रिफंड का सेक्शन दिया है छोटा सा 9AA। ये क्या है, देखो सिंपल है कि where an importer proves to the satisfaction of the government that he has paid anti-dumping duty imposed under 9A on any article in excess of the actual margin of dumping। actual margin of dumping से ज्यादा पे कर दिया उसने, ये अगर वो आके साबित करता है, गवर्नमेंट को प्रूफ करके दिखाता है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा कि जो एक्सेस अमाउंट था वो उसको रिफंड कर देगा। सिंपल। तो होता है कभी कभी गवर्नमेंट ने निकाला कि मार्जिन ऑफ डंपिंग तुम्हारा 90 रुपए है और 90 रुपए का ड्यूटी लगा दिया, अब तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम गए, फिर तुमने प्रूफ किया कि मार्जिन 70 रुपए है एंड नॉट 70। तो एसएससी ने प्रूफ कर दिया कि मार्जिन कितना है 70 रुपए, तो फिर ये 20 रुपए जो ज्यादा भर दिया है ड्यूटी वो तुमको रिफंड कर दी जाएगी। सिंपल। और आखिरी में 9B करके एक सेक्शन है जो कि ये दोनों का एक्सेप्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन आता है। सेक्शन 9 यानी काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल एंड सेक्शन 9A यानी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो ये दोनों भी जो है वो अपन नहीं लगाएंगे, ऐसा इसमें लिखा है, नो लेवी, यानी दोनों ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती, ऐसे कुछ सिचुएशंस है। तो क्या है, लेट्स सी। तो देखो उसमें क्या लिखा है पहले पॉइंट में, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 9 और 9A, नो आर्टिकल शैल बी सब्जेक्टेड टू बोथ काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी टू कॉम्पनसेट फॉर द सेम सिचुएशन ऑफ डंपिंग और एक्सपोर्ट सब्सिडाइजेशन। आया कुछ समझ में? नहीं आया। देखो सिंपल सी बात, यूएस में गुड्स का प्राइस अपना 100 रुपए था, फिर यूएस गवर्नमेंट ने अपने को 25 रुपए की सब्सिडी दी। तो अपन ने क्या किया कि ये जो सब्सिडी थी 25 रुपए की, तो वो घटा दी और अपन ने 75 रुपए में गुड्स को एक्सपोर्ट किया। तो एक्सपोर्ट प्राइस कितना हो गया, 75। अब गुड्स इंडिया आया, गुड्स इंडिया आया तो गवर्नमेंट कहता है कि देखो तुम्हारा यूएस का डोमेस्टिक प्राइस 100 रुपए है और तुम इंडिया 75 रुपए में ला रहे, तो ये जो डिफरेंस है 25 रुपए का, ये तुम्हारा मार्जिन ऑफ डंपिंग है। तो इसके ऊपर अपन एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे 25 रुपए, बिकॉज दैट इज अ मार्जिन ऑफ डंपिंग। तुम इंडिया में ला रहे, सस्ते में ला रहे ना, तुम्हारा लोकल सेल यूएस का 100 रुपए और इंडिया कितने में लाए 75, तो 25 रुपए का डंपिंग है, भरो एंटी डंपिंग ड्यूटी 9A। तो 9A में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि देखो 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 तुमको 25 रुपए का सब्सिडी भी मिला है, यू हैव गॉट सब्सिडी ऑफ 25 रुपीज एंड हेंस वी विल ऑल्सो चार्ज काउंटरवेलिंग ड्यूटी फॉर सब्सिडाइज्ड आर्टिकल 25 रुपीज। यानी वो मार्जिन ऑफ डंपिंग क्या है, सब्सिडी की वजह से है, तो सब्सिडी है तो सब्सिडी का ड्यूटी लगा दिया और डंपिंग भी हो रहा है इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगा दिया।
अरे 25 रुपए वही है, एक ही है, लेकिन वो 25 रुपए दोनों सेक्शन में फिट हो रहा है ना, और दोनों सेक्शन में फिट होने की वजह से उस पर दोनों ड्यूटी लगा देंगे। तो ऐसा हो सकता है क्या? तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। वही 25 रुपीज को दोनों सेक्शन में कंसिडर करके ड्यूटी नहीं लगाएंगे, कोई भी एक में लगाएंगे। तो अगर ये 25 का सब्सिडाइज ड्यूटी लगा दिया है तो फिर एंटी डंपिंग नहीं लगाएंगे, और अगर एंटी डंपिंग लगा दिया तो फिर सब्सिडी वाला नहीं लगाएंगे। तो 9 या 9A कोई भी एक लगेंगे। लेकिन सेम सिचुएशन वर्ड को याद रखो, फॉर सेम सिचुएशन। लेकिन सिचुएशन अगर अलग है, कैसे? कि तुमको 100 रुपए में 25 का तो सब्सिडी मिला, लेकिन तुमने क्या किया कि 75 में फिर एक्सपोर्ट करना चाहिए था ना, सब्सिडी को माइनस करके तुमने और 20 रुपए अपनी जेब से कम कर दिया, और एक्सपोर्ट कितने में किया? 55 में। ये मैं चेंज करता हूं एग्जांपल, देखो। तो अब तुमने क्या किया, देखो, यूएस में लोकल सेल था तुम्हारा 100, सब्सिडी कितनी मिली? 25, तो एक्सपोर्ट कितने में करना चाहिए? 75 में। लेकिन तुमने और रेट को कम कर दिया और एक्सपोर्ट किया तुमने 55 में। तो अपन क्या करेंगे कि ये माइनस करके नॉर्मली तुम्हारा आना चाहिए था 75, ये नॉर्मल प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, लेकिन तुमने 55 में लाए। तो अब दो डिफरेंस है। तो ये 25 रुपए का जो सब्सिडी है ये सेक्शन 9 में चार्ज हो सकता है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, 25 रुपए लगाएंगे। और ये जो डिफरेंस है दोनों का कितना? 20 रुपीज का, ये 20 रुपीज को मार्जिन ऑफ डंपिंग मानते हुए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे। तो अपन दोनों ड्यूटी एक साथ लगा सकते हैं, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन जो है वो अलग अलग है। सेम अमाउंट को अपन दोनों जगह नहीं ले रहे, दोनों अमाउंट अलग अलग है। 25 रुपीज इज सब्सिडी एंड 20 रुपीज इज डंपिंग। तो अपन दोनों ड्यूटी लगाएंगे, एक 25 का, एक 20 का। क्लियर? वेरी गुड। तो किसी ने पूछ लिया कि ये दोनों एक साथ लग सकती है क्या? तो तुम कहोगे नहीं नहीं, दोनों एक साथ नहीं लग सकती। ऐसा नहीं है, दोनों का अमाउंट अलग अलग है, यानी जो डिफरेंस है वो अलग अलग है, तो वो लगा सकते हैं आप। देन B point says the central government shall not levy any countervailing duty or anti-dumping duty by reason of exemption of such article from duties or taxes or refund of such duties or taxes। जैसे अपन करते हैं ना कि एक्साइज ड्यूटी माफ कर देते एक्सपोर्ट गुड्स पे, या सेल्स टैक्स माफ कर देते। तो एक्साइज, सेल्स टैक्स, ये जो माफ करने की वजह से प्राइस डिफरेंस आता है, उसको अपन सब्सिडी नहीं कहेंगे और उसको डंपिंग भी नहीं कहेंगे। ठीक है? डिफरेंस इन एग्जेम्पशन ऑफ टैक्सेस की वजह से आ रहा है डिफरेंस, तो उसको ना तो डंपिंग कहा जाएगा ना उसको सब्सिडी कहा जाएगा। पहला पॉइंट। और नंबर 2, ऑन इंपोर्ट ऑफ एनी आर्टिकल फ्रॉम WTO कंट्री, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो सिग्नेटरी कंट्री है, और फ्रॉम MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन कंट्री, unless the determination has been made that import of such article into India causes or threatens to cause material injury to any established industry in India or materially retards the development यानी establishment of any industry in India। कहने का मतलब क्या है कि देखो, बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं कि इंडिया में गुड्स आ रहा है यूएस से। अब यूएस WTO कंट्री तो वहां से आ रहा है, या MFN स्टेटस वाले जो कंट्रीज है, जैसे पाकिस्तान अपना MFN वाला है, झगड़ा तो बहुत करते हैं अपन, लेकिन MFN स्टेटस दे के रखा है, मोस्ट फेवर्ड नेशन उसको कहते हैं। ये इंटरनेशनल ट्रीटीज होती है। तो वहां से अगर कोई गुड्स इंडिया में आ रहा है तो अपन सीधा सीधा ड्यूटी नहीं लगा सकते, एंटी डंपिंग या काउंटरवेलिंग एकदम लगा दिया करके, ऐसा नहीं। पहले इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट विल इन्वेस्टिगेट, और इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट यह आना चाहिए कि ये जो गुड्स इंडिया में आ रहे हैं इससे इंडियन गुड्स का भयंकर नुकसान हो रहा है, मटेरियल इंजरी हो रही है, एब्सोल्यूट इंजरी कॉजेज और थ्रेटन्स टू कॉज मटेरियल इंजरी, यानी छोटी मोटी इंजरी नहीं, मटेरियल इंजरी, भारी नुकसान होने वाला है।
और ये गवर्नमेंट फाइंडिंग देगा, और ये फाइंडिंग देने के बाद ही अपन लगा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि लगा तो सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एंड फाइंडिंग इज इंपॉर्टेंट। मटेरियल इंजरी का फाइंडिंग आना चाहिए, ठीक है। या फिर मटेरियली रिटार्ड्स द डेवलपमेंट का मतलब है कि कोई इंडस्ट्री इंडिया में बनने वाली थी, बन सकती थी, लेकिन क्योंकि ये गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं उसकी वजह से वो बन ही नहीं पाएंगी। इट विल नॉट बी एबल टू स्टैंड ऑन इट्स ओन फीट बिकॉज ऑफ इंपोर्टेड गुड्स कमिंग एट अ वेरी चीप प्राइस। जैसे मैंने कहा कि कंप्यूटर चिप्स इंटेल क्या करेगा, 2000 में इंडिया में लाएगा, डंप करेगा, तो ठीक है, इंडियन को फायदा तो है। लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री डालना चाहता है, देयर इज सम कंपनी wants to start manufacture of chips in India, तो वो कर पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन का जो कॉस्ट आएगा वो उसको मैच ही नहीं कर पाएगा 2000 को। तो इट विल रिटार्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री इन इंडिया। तो फिर गवर्नमेंट इंपोर्टेड इंटेल चिप्स के ऊपर काउंटरवेलिंग ड्यूटी या एंटी डंपिंग लगा सकता है। समझ में? तो कंपनी खुद प्राइस कम करके ला रही है तो एंटी डंपिंग लगाएंगे, और गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया है इसके लिए प्राइस कम हो रहा है तो सब्सिडी वाला ड्यूटी लगाएंगे। लेकिन इंक्वायरी करना पहले कंपलसरी है, बस इतना डिफरेंस है। इंक्वायरी बिकम्स इसेंशियल। तो एग्जाम्पल क्या दे रहा था मैं, सुन लो। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है कि एग्जाम टाइम 1 महीना बाकी है, मान लो कि अक्टूबर है अभी, नहीं मई अप्रैल चालू है, और गांव में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, वहां पे बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए। बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए तो उन्होंने कहा कि चलो चलो हम शहर चलते हैं, भैया के पास रहेंगे, थोड़े दिन वहां एंजॉय करेंगे, समर ब्रेक। तो आपके जो एक्सटेंडेड यानी चाचा मामा वो सब भतीजे भतीजे आ गए घर पे, और यहां आपकी पढ़ाई, सोनल की पढ़ाई, सीए का एग्जाम मई 2 से चालू हो रहा है, और ये सब लोग आके घर में बैठ गए। अब उनके तो एग्जाम खत्म हो गए बच्चों के, वो मस्त हंसी मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तूफान कर रहे हैं। सोनल परेशान, वो जाके मम्मी से कहती है, मम्मी मैं एग्जाम नहीं दे रही। मम्मी ने कहा क्यों एग्जाम नहीं दे रही, सीए का एग्जाम है। तो फिर इतने लोग घर में आके बैठ गए, इतना तूफान मस्ती चालू है, कैसे मैं एग्जाम दूंगी? तो मम्मी को अकल आई, मेरी मम्मी कही यस बात तो सही है, आने दे पापा को बात करती हूँ। रात को पापा घर पे आए, अरे सुनते हो हमारी सोनल ने कहा है कि एग्जाम नहीं देंगी। पापा ऐसा, बुलाओ सोनल को, क्यों, क्या प्रॉब्लम? अरे सुनते हो ये सब लोग आए हैं आपके भाई चाचा वगैरह, और ये इतनी मस्ती कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये लोग आते हैं हमारे घर में, बहुत अच्छा लगता है, मैं सबकी फ्रेंड हूं, लेकिन बच्ची का एग्जाम, मटेरियल इंजरी होने का अंदेशा है इनकी वजह से। जो गुड्स इंपोर्ट होके आए हैं उसकी वजह से डोमेस्टिक गुड्स को मटेरियल इंजरी हो रही है। तो पापा को समझ में आई बात, उन्होंने कहा यस बात तो सही है। तो अगले दिन बुलाए बड़े भैया छोटे भैया जो भी थे सबको, और कहा कि देखो माफ करना मुझे, मगर हमारी बच्ची के एग्जाम है एंड वी कैन नॉट कॉज मटेरियल इंजरी टू हर। तो आप लोग प्लीज जाइए, अगले साल आइएगा, अभी 2 अटेम्प्ट है, तब तक तो निकल ही जाएगी हमारी सोनल। उसके बाद नवंबर भी है ना, तब तक निकल जाएंगे, तो अगले मई में आप आइए, आराम से रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इंक्वायरी जो थी ये करना जरूरी है। क्या इंक्वायरी? जो माने कि मटेरियल इंजरी हो सकती है हमारी बिटिया को, डोमेस्टिक। फिर तीसरा पॉइंट, द गवर्नमेंट मे नॉट लेवी एनी काउंटरवेलिंग ड्यूटी upon receipt of satisfactory voluntary undertaking from the government of the exporting country or territory agreeing to eliminate or limit the subsidy, or the exporter agreeing to revise the price of the article. Simplest thing. ये जो घर पे रिश्तेदार आए थे, अगर वो कहे कि नहीं नहीं हम कोई परेशानी नहीं करेंगे, हम सब क्या कहते हैं उसको, मौन व्रत रखेंगे घर में, हम घर में बिल्कुल मौन व्रत में रहेंगे, कोई किसी से बात नहीं करेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा बिटिया को। बल्कि वो जो पापा के भाई थे वो कहते कि मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं खुद उसको पढ़ा दूंगा,
तो उसको बेनिफिट ही होगा हमारे यहां रहने से, नुकसान कुछ नहीं होगा। तो फिर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाएंगे क्या अपन? नहीं। तो वैसे ही केस यहां देखो, फॉरेन गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया था तो अपनी गवर्नमेंट काउंटरवेलिंग लगा रहा था। अब फॉरेन गवर्नमेंट अगर इंडियन गवर्नमेंट को बोल दे कि हम ये सब्सिडी हटा रहे हैं, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगा? ड्यूटी को भी हटा देगा। सिंपल। ना रहे सब्सिडी, ना रहेगी ड्यूटी। एज सिंपल एज। तो अगर वो वॉलंटरीली फॉरेन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को अंडरटेकिंग देता है कि प्लीज ये ड्यूटी मत लगाओ, अगले कुछ दिनों में हम ये हटाने वाले हैं सब्सिडी, या उसके ऊपर काफी लिमिट लगा देंगे, सिर्फ इतना सा अमाउंट देंगे, उससे ज्यादा नहीं, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट कहेगा ठीक है, फिर ये ड्यूटी की जरूरत नहीं है। या फिर गवर्नमेंट तो नहीं हटा रहा सब्सिडी, लेकिन जो एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर वहां पे 100 में बेचता था, 25 रुपए उसको सब्सिडी मिली, तो वो एक्सपोर्टर कहता है कि ठीक है, मैं 75 में ना ला के वापस से 100 रुपए में ही लाऊंगा, क्योंकि देखो उसके लिए फायदा है ना। कैसे? देखो, ये 100 रुपए उसका नॉर्मल प्राइस था, 25 रुपए का सब्सिडी मिला गवर्नमेंट से, तो अब वो 75 में एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया। अगर 75 में लाएगा तो इंडियन गवर्नमेंट 25 रुपए ले लेगा एज काउंटरवेलिंग ड्यूटी, यानी जो 25 रुपए बेचारे को गवर्नमेंट से मिले वो इंडियन गवर्नमेंट ने वसूल कर लिए। तो मजा नहीं आ रहा है ना उसको, एक्सपोर्टर को। तो एक्सपोर्टर कहता है ठीक है, आप एक काम करो, मैं वापस 100 रुपए में ही एक्सपोर्ट करना चालू करता हूं, कम से कम 25 रुपए मेरे जेब में तो रहे, आपकी गवर्नमेंट यानी इंडियन गवर्नमेंट क्यों वसूल करे मेरे से 25 रुपए? आई विल माई सेल्फ बी प्रॉफिटेड बाई 25, मेरा फायदा उसमें। तो मैं इंडियन गवर्नमेंट को लेटर लिख देता हूं कि मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा, सब्सिडी से प्राइस को मैं कम नहीं कर रहा, जो मेरा प्राइस रहता है उसी पे एक्सपोर्ट करूंगा। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट लगाएगा क्या सब्सिडी ड्यूटी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये ड्यूटी अपन नहीं लगाएंगे 25, क्योंकि वो 75 में ना ला के अब कितने में ला रहा है? 100 में। सेकेंडली, एनी एंटी डंपिंग ड्यूटी अपॉन रिसीट of satisfactory voluntary undertaking from the exporter to revise its prices or to cease exports to the area in question at dumped prices। तो कहता है कि ठीक है, मैं डंपिंग नहीं करूंगा, मैं वापस ओरिजिनल प्राइस में लाऊंगा, तो ठीक है, आप डंप मत करो, हम एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाएंगे। सिंपल। तो आई समझ में दैट वाज 9B। उसके बाद एक दो छोटे से पॉइंट वो देख लेते हैं। इमरजेंसी पावर टू इंपोज और एनहांस एक्सपोर्ट ड्यूटीज। वेरी सिंपल, टू इंपोज भी है एंड टू एनहांस। क्या? एक्सपोर्ट ड्यूटी। जो एक्सपोर्ट ड्यूटी अपन ने पढ़ा था ना, लेदर और वो छोटे मोटे गुड्स पे लगता है, बस स्नेक स्किन्स वगैरह। लेकिन यहां पावर है कि गवर्नमेंट उसको एनहांस भी कर सकता है और कभी कभी लगा भी सकता है। तो उसमें लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इंपोज or enhance export duties by making amendment to the second schedule by issue of notification in the official gazette। तो ये सेक्शन क्या करता है? सेक्शन 8 के सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? कैबिनेट को पावर दे रहा है टू अमेंड द लॉ टू इंपोज और एनहांस एक्सपोर्ट ड्यूटीज। कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड क्या है? द गुड्स मे और मे नॉट बी स्पेसिफाइड इन सेकेंड शेड्यूल। गुड्स ऑलरेडी है तो उसमें बढ़ाएंगे, और नहीं है तो उसको डालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी डाल सकते हैं, जो नहीं है उनको डाल देंगे। And the central government is satisfied that circumstances exist which would render it necessary for imposition or enhancement of export duties. In the above cases, the central government may impose or enhance the export duty. एक एग्जाम्पल छोटा सा दिया है कि in summer season the production of milk becomes low as compared to other season. If the available milk is not able to meet the requirements in India, इंडिया के लोगों को दूध नहीं मिल रहा और आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगा? उस पर हेवी एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगा देगा ताकि एक्सपोर्ट आप करें ही ना। तो ऐसा है, सिंपल। उसके बाद फिर एक छोटा सा पॉइंट है प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स। प्रोजेक्ट इंपोर्ट क्या होता है कि जब एक आप इंडिया में बहुत बड़ा कोई फैक्ट्री डालने वाले हो, ठीक है, और उस फैक्ट्री में हजारों मशीनरीज आपको लगेंगे और ये सारे इंपोर्ट होने वाले हैं। अब अगर अपन क्लासिफिकेशन करने बैठेंगे कि भाई मशीन ए आया, देखो कस्टम्स टैरिफ एक्ट निकालो, कहां पे आता है, कौन से उसमें आता है और रेट ऑफ ड्यूटी क्या है, फिर मशीन बी, फिर मशीन सी, फिर मशीन डी, फिर ई, तो ऐसे करेंगे अगर, तो एक अकाउंटेंट को तो कस्टम्स डिपार्टमेंट में साल भर लग जाएगा काम करते करते। 10,000 मशीनरी इंपोर्ट होने वाले हैं, और अगर हर मशीन को
अपन कस्टम्स टैरिफ एक्ट में क्लासिफाई करने बैठेंगे और हर एक का रेट निकालने बैठेंगे तो लग गई बात। कब इंपोर्ट होगा, कब फैक्ट्री तैयार होगी, गॉड ओनली नोस। तो यहां पर गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है जिसको नाम दिया है प्रोजेक्ट इंपोर्ट स्कीम। और इसमें क्या है कि इंस्टेड ऑफ क्लासिफाइंग ईच आइटम सेपरेटली, you will classify all machines taken together in one heading। एक हेडिंग में उसको सबको क्लासिफाई कर देंगे और एक रेट से उसको टैक्स कर देंगे। तो उसको कहते हैं प्रोजेक्ट इंपोर्ट। इंपोर्ट इन अ होल लॉट, पूरे लॉट को एक गुड्स मान करके एक रेट से चार्ज कर देंगे। तो देखो उसके रूल्स क्या है, अपन देखते हैं। Project imports are imports of machinery, instruments, apparatus, etc. falling under different classifications, यानी different headings in Customs Tariff Act, required for initial setup of or substantial expansion of an existing unit। या तो initial setup of a unit या फिर expansion में जब हम जाते हैं तब। Items eligible for project imports are specified in heading 9801 of the Customs Tariff Act। तो ये उसका हेडिंग है, सिंगल हेडिंग 9801। In a project several different items are required, each of which is importable at different rates of customs duties, rendering it difficult to make assessments। Therefore, one consolidated rate of customs duty has been made applicable for all items put together imported under a project, irrespective of the nature of the goods and their customs classification। तो फिर आप उसको कस्टम के कौन से हेडिंग में जाएंगे ये सब ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधा 98.1 में डाल दो और उसमें टैक्स लगा दो। हाउएवर, एक पॉइंट है उसमें कि अगर हमारे कुछ इंपोर्ट्स ऐसे हैं, प्रोजेक्ट इंपोर्ट में 10,000 मशीन आ रहे हैं, उसमें कुछ मशीन ऐसे हैं कि जो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में दिए हुए, तो फिर हमें एग्जेम्पशन मिलेगा क्या, सवाल ये पैदा हुआ। क्योंकि एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन जो होते हैं उसमें गवर्नमेंट ने हेडिंग स्पेसिफाई किए होते हैं। लाइक गवर्नमेंट ने कहा है कि 94.03 में जो आइटम्स लिस्टेड है वो एग्जेम्प्ट है, ऐसा उन्होंने कहा कि 94.03 चैप्टर के जो गुड्स है वो एग्जेम्प्ट है, जिससे एग्जांपल में दे रहा हूं। और हमारा जो मशीन है वो इसमें आता है 94.03 में आता है, लेकिन हम तो उसको 98.01 में क्लासिफाई कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमने उसको प्रोजेक्ट का पार्ट मान लिया है और हम उसको यहां क्लासिफाई कर रहे हैं। तो अगर यहां क्लासिफाई करेंगे तो फिर एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह सवाल पैदा हुआ। तो ऐसे कुछ केसेस अराइज हुए थे पास्ट में जिसमें कोर्ट ने कहा है कैटेगोरिकली कि इवन दो वी आर क्लासिफाइंग द मशीनरीज पुट टुगेदर इन दिस हेडिंग 98.01, but if exemption notifications are available, if there are certain benefits which are available to the assessee under other headings and those headings are applicable to the goods, then the benefits will be allowed even in case of project import। तो individual exemptions अगर available है तो वो आपको मिलेंगे, आप ले सकते हो। तो वो लास्ट पॉइंट दिया देखो। Further, individual exemption notifications will apply even for items grouped under the said heading। यानी हम तो इसमें ग्रुप कर रहे हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअल हेडिंग्स में एग्जेम्पशन अवेलेबल है और हमको एप्लीकेबल है तो वो हम ले सकते हैं। ऑफ द कस्टम्स टैरिफ लायबल टू ड्यूटी एट द प्रोजेक्ट रेट एज पर द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ठीक है। और लास्ट में एलिजिबल प्रोजेक्ट्स भी दिए कि कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए आप ये बेनिफिट्स ले सकते हो, प्रोजेक्ट इंपोर्ट बेनिफिट। तो इंडस्ट्रियल प्लांट डालने के लिए यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इरिगेशन प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट, पावर प्लांट डालना है आपको, माइनिंग प्रोजेक्ट फॉर ऑयल एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन, रिलायंस एंड अदर प्रोजेक्ट्स नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो कुछ नहीं, इसको शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो, 3 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट इस पे आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट इंपोर्ट। तो इस तरह से ये फर्स्ट चैप्टर था और फिर उसमें कंपैरेटिव चार्ट दिया है, वो तो आप पढ़ सकते हो।
ये सब जो एडिशनल ड्यूटीज जो है उसका एक छोटा सा चार्ट दिया है, और फिर उसके बाद